Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am back with very much important video lesson that is about the paper 4, that is alternative to the practical. And you people are having your paper 4 inshallah on 7 May. So let's start it. आपने सबसे पहले बेटा ध्यान करना है कि आपके पेपर 4 में दैट इज जो अल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल है, आप प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं करते, बट आपने अपने माइंड में अपने नॉलेज को यूज करते हुए, इमेजिनेशंस करते हुए सारे का सारा वर्क परफॉर्म करना होता है। अक्सर स्टूडेंट्स एटीपी के पेपर में घबरा जाते हैं या इससे बहुत ज्यादा परेशान होते हैं कि दैट इज टू मच डिफिकल्ट पेपर, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। सिलेबस आपका सारा वही है जो आप लोगों ने पेपर 2 में दिया था या दे चुके हैं या देंगे, वट। ठीक है, आपका सिलेबस वही होता है, बस थोड़े से क्वेश्चंस घुमा फिरा के होते हैं। आपने कॉमन सेंस यूज करनी होती है। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं पेपर को। एटीपी के पेपर में मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं दे आर रिगार्डिंग अबाउट द ड्राइंग एंड मैग्निफिकेशन। आपको डायग्राम ड्रॉ करनी होती है और सम टाइम मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करनी आ जाती है। आपने इन्वेस्टिगेट करना होता है किसी भी प्रोवाइडेड एक्सपेरिमेंट को, और आपने उससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट को प्लान भी करना होता है। आपने एक्सपेरिमेंट डिजाइन करना होता है, दैट इज कॉल्ड द प्लानिंग क्वेश्चन। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसको हम सब चीजों को यहाँ बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। फिर एक क्वेश्चन आता है आपको डाटा एनालिसिस का। उसमें सारे का सारा आपको डाटा ऑलरेडी टेबल की फॉर्म में या ग्राफ की फॉर्म में प्रोवाइडेड होगा। अगर टेबल है तो आपने उसका ग्राफ कंस्ट्रक्शन के लिए भी आ सकता है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने घबराना नहीं है। ठीक है, और ध्यान से वीडियो डिटेल से देखनी है। ठीक है, बढ़ते हैं। सबसे पहला एक क्वेश्चन आता है जी, ड्राइंग एंड मैग्निफिकेशन का। इस टॉपिक के ऊपर मेरी एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है। अगर आप वहां पे देखना चाहें दैट इज वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पर मैं इस कंटेंट को बहुत ब्रीफ करने वाली हूँ। आपने बस ध्यान रखना है, आपके पास पेंसिल लाजमी होनी चाहिए। कभी भी आपने पेन से डायग्राम ड्रॉ नहीं करनी। जब भी ड्राइंग करने लगेंगे आपने ध्यान करना है कि बाउंड्री वट एवर दैट इज गिवन टू यू, जो भी चीज आपको दी गई है ड्राइंग के लिए, आपने उसको बहुत हल्का सा पेंसिल से ड्रॉ करना है। जब आपको लगे कि आपका थर्ड 3/4 एरिया कवर हो गया है विद राइट प्रोपोर्शन, आपके पास जो है लॉन्ग क्या कहते हैं इसे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, आपने राइट प्रोपोर्शन डायग्राम का ले लिया है। ठीक है, तब आपने उसके ऊपर अपनी शार्प पेंसिल को लाइन आउट कर लेना है। उसको स्मूथ फाइन लाइन से कर देना है, ड्रॉ कर देना है। आपने ध्यान रखना है कि आपकी जो ड्राइंग है उसमें कोई स्केची लाइन ना आए। ठीक है, जिस तरह स्केचिंग करते हुए क्रैक्स आ जाते हैं, ब्रेक्स नहीं आने चाहिए, कुछ भी ऐसा नहीं आना चाहिए। अगर डायग्राम में आपको लेट से कि आपको न्यूक्लियस दिया गया है और न्यूक्लियस अल्टीमेटली डार्क होता है, तो आपने कोशिश करनी है कि किसी भी किस्म की शेडिंग आपने नहीं करनी। चाहे आपको कोई डार्क रीजन नजर आ रहा है, आपने शेडिंग को स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है। ठीक है, आपने एरो यूज नहीं करना लेबलिंग के लिए, आपने एक स्ट्रेट लाइन यूज करनी है। ठीक है, लेट से कि मुझे वो यहाँ पे कह देते हैं, लेट से कि मुझे यहाँ पे सीड नजर आ रहा है, वो कहेंगे जी लेबल द सीड। मैं एक स्ट्रेट लाइन लगाऊंगी रूलर के साथ। याद रखना है, रूलर के साथ अपने हाथ से मैनुअली लाइन नहीं लगानी, स्केल यूज करना है, अपने साथ स्केल भी लेके जाना है। ठीक है, और आपने वो सब कुछ ड्रॉ कर देना है जो आपको विजिबली यहाँ पे नजर आ रहा होगा। ठीक है, आपको जिस तरह से मुझे बीच में फ्लैश के बीच में ये सेपरेशन की लाइंस नजर आ रही हैं, मैं ये बीच में जरूर ड्रॉ करूंगी। यहाँ पे थोड़ा सा कर्व्स है, कर्व इस तरह से के स्मूथ हुए हुए हैं। ठीक है, एजेस इसके बिल्कुल फाइन हुए हुए हैं, मैं बिल्कुल ऐसे ही ड्रॉ करूंगी। और आपने 3/4 एरिया को कवर करना होता है जरूरी। सम टाइम आपको ये भी आ जाता है कि ये तो चले आपको सामने ड्राइंग नजर आ रही है, आपने ड्रॉ कर दिया। सम टाइम ऐसा होगा कि दे माइट आस्क कि जी कोई आपके नॉलेज बेस्ड होगा कि इसको आप यहाँ पे इसके अंदर जो है वो टेस्टा शो कर दें। इसके अंदर आप टेस्टा क्या होता है, सीड का कवर होता है ना, वो शो कर दें। या आप इसके ऊपर किसी भी डायग्राम, जो भी डायग्राम होगी उससे रिलेटेड कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन जो आपके नॉलेज बेस्ड होगी कि इसमें ओवरी कहाँ लोकेटेड है, उसको ड्रॉ कर दें, वो टेवर। लेकिन आपने ध्यान रखना है कि अगर दैट इज आस्क्ड, अगर वो पूछा जाएगा फिर करना है। अपनी मर्जी से आपने कोई चीज ड्रॉ नहीं करनी, जो नजर आएगा सिर्फ उतने तक अपने आप को रिस्ट्रिक्ट रखना है।
आपने मैग्निफिकेशन के लिए आई एम का फॉर्मूला यूज करना है। आपको सिंपल पता है सबको कि अगर आपने मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करनी है देन यू आर गोइंग टू डिवाइड आई ओवर ए। आई क्या है? आपके पास इमेज है जो आपने ड्रॉ किया है, एंड ए इज द फोटोग्राफ विच इज प्रोवाइडेड टू यू ऑन द पेपर। जो आपको पेपर में दी गई डायग्राम है दैट इज द एक्चुअल। अच्छा, यहाँ पर अब एक मजे की बात आपको बताऊं। ये स्टोमेटा और गार्ड सेल की डायग्राम आपको दी गई है, ठीक है, एंड ये ऑलरेडी डेफिनेटली मैग्नीफाइड डायग्राम होगी क्योंकि हमें इस तरह से स्टोमेटा या गार्ड सेल नजर नहीं आते। जब आपने इस अपनी ड्राइंग की मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करनी है बेटे, तो आपको जो ये एक्चुअल इमेज है, आपने एक डायग्राम ड्रॉ की, ठीक है, वो आपकी डायग्राम होगी, वो हो जाएगा इमेज। जो एक्चुअल दिया गया होगा अगर वो ऑलरेडी मैग्निफाइड है तो मैग्निफिकेशन में आपने उस मैग्निफिकेशन को भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाना है साथ में। ये भूल नहीं जाना, ठीक है, ये भूलना नहीं है। मैं अभी आपको इसकी एग्जांपल भी दिखा देती हूँ। मैग्निफिकेशन से रिलेटेड आपने जो ड्राइंग बनानी है उसमें स्केल आपके पास लाजमी होना चाहिए, सेंटीमीटर टू मिलीमीटर, और आपको रेस्ट ऑफ द कन्वर्जेंस जरूर आनी चाहिए जैसे यहाँ पे आपको कन्वर्जेंस दिखाई गई है, ठीक है। एमएम से माइक्रोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, याद रखना है। मैग्निफिकेशन से पहले कोई या बाद में कोई भी यूनिट नहीं आती, उसके लिए आपने क्रॉस यूज करना होता है, दैट इज द टाइम्स, टाइम्स की सिंबल है, ठीक है। ये एक डायग्राम आपको मैंने दिखाई, इसमें आपने क्वेश्चन है जी के शोज द फिगर 2.1 शोज अ सेक्शन थ्रू द रूट ऑफ अ कैरेट प्लांट। अब आपको पता है कि एक रूट है, ठीक है, आपने मेक अ लार्ज ड्राइंग ऑफ दिस सेक्शन इन द स्पेस बिलो, जो भी दी जाएगी आपने बना लेना, उसमें वेस्कुलर बंडल को लेबल करना है। बेटे याद रखें, रूट में वेस्कुलर बंडल आपके पास सेंटर में होता है, ठीक है। और आपको शायद याद हो कि आपके पास अभी मैं करके भी दिखा देती हूँ आपको। यू माइट रिमेम्बर कि इस तरह से आपको जो एक स्टार की फॉर्म में जो स्ट्रक्चर होता था ना, दैट इज वो आपके पास होता है जाइलम, और साइड्स पे जो पेरिफेरी में होता है दैट इज फ्लोएम। तो आपने लेबल करना है, आपने ड्रॉ नहीं करना। मैं आपको बता रही हूँ कि सेंटर में इस तरह से रूट है, तो रूट में इस तरह से आपके पास ये स्ट्रक्चर आता है, ठीक है। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, आपने लेबल ऑन योर ड्राइंग, आपने इस डायग्राम पे लेबल नहीं करना, आपने अपनी ड्राइंग पे उसको लेबल करना होगा। रिमेंबर, आपने इसके ऊपर लेबल नहीं कर देना, ठीक है। आपने अपनी डायग्राम के ऊपर लेबल करना है। लेबल कैसे करना है, ये लेट्स से कि ये मेरी डायग्राम है, ये मैंने ड्रॉ की है, ठीक है। मैं क्या करूंगी, मैं स्केल के थ्रू मैं लाइन लूंगी ऐसे, ठीक है, दिस वन, ये मेरा स्केल है और मैं यहाँ पे इसको लेबल, ये मेरी ड्राइंग है, उसने मेरी ड्राइंग पूछा है तो मैं अपनी ड्राइंग पे करूंगी। इस पे इमेज के ऊपर जो प्रोवाइडेड इमेज है उस पे कभी नहीं करना, ठीक है। मैं लेबल कर दूंगी दैट इज द वेस्कुलर बंडल, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज ऑन फिगर 2.1, ये जो दी गई थी, ड्रॉ स्ट्रेट लाइन बिटवीन एक्स एंड वाई। आपने इन दोनों के दरमियान में एक स्केल से सीधी लाइन लगानी है, हाथ से नहीं लगानी। उस लाइन की लेंथ मेजर करनी है, एमएम में मांगी है, आपके पास स्केल सेंटीमीटर में होता है तो प्लीज आपने उसको 10 से मल्टीप्लाई करके एमएम में कन्वर्ट कर लेना है मिलीमीटर्स में। ऑन योर ड्राइंग ड्रॉ अ लाइन इन अ सिमिलर पोजिशन, उसी जगह पर आपने लाइन लगा देनी है जैसे यहाँ पे लगी हुई है, उसकी लेंथ मेजर करनी है। देन कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन ऑफ योर ड्राइंग कंपेयर्ड विद द सेक्शन इसमें, ठीक है। मैग्निफिकेशन अब यहाँ पे बेटे कि वन टाइम मैग्निफाइड है, तो आप जब इसमें लेट से कि मेरे पास में यहाँ पे आपको करके दिखा देती हूँ, ठीक है। लेट से कि मेरे पास यहाँ पे आ गया 70, ठीक है, यहाँ पे आ गया मेरे पास जो मेरी मैग्निफिकेशन डायग्राम थी दैट इज 110, ठीक है, वो है 110। जाहिबत है बड़ी होगी, एमएम है, ठीक है। मैं एमएम में आपको शो करा रही हूँ। अब मैंने इमेज क्या करना है, मैंने उसको सिंपल, चूंकि एग्जामिनर ने आपका फॉर्मूला भी चेक करना होता है, तो मैं क्या करूंगी, मैंने मैग्निफिकेशन करनी है अपने 110 को, 110 को मैं डिवाइड करूंगी बाय 70, ठीक है। और मैं इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन कहाँ गया जी, इसको मैं, अब मुझे ना अपने लैपटॉप के ऊपर मल्टीप्लाई का साइन ही नहीं मिल रहा, ठीक है। आप लोगों ने ये आंसर ले लिया, इसको मल्टीप्लाई मुझे नहीं मिल रहा भैया, आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना है। लेट मी चेक, स्टारिक की भी कोई सिंबल नहीं है भाई मेरे लैपटॉप पे, तो ये चीजें मुझे नहीं मिल रही हैं, आई एम नॉट मच। अच्छा जी, मिल गया, शायद मिल गया है। अच्छा जी,
ठीक है, ये ऊपर आया है सिंबल, ये नहीं आई। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई करना है आपने इसको 1 से। ठीक हो गया। अब आपने इसके बाद अपना आंसर यहाँ पे शो कर देना है, दैट विल बी योर आंसर। जो भी आ जाएगा वो मैग्निफिकेशन होगी, उसके लिए टाइम उसने पहले लगा दिया हुआ है। ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखना है बेटे, फॉर्मूला बड़ी एहतियात से फिल करना है आपने। जो मैग्निफिकेशन थी ना यहाँ पर आपके पास, ठीक है, फॉर्मूला आई एम को याद रखना है, मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करनी है, इमेज इज योर ड्राइंग, ए इज दैट एक्चुअल जो गिवन है, बट दैट इज ऑलरेडी मैग्निफाइड 1 टाइम, तो आपने इसको 1 से मल्टीप्लाई जरूर करना है। बेशक आंसर सेम रहेगा, आई नो, लेकिन दैट इज रिक्वायर्ड इन योर वर्किंग। ठीक है जी। अच्छा अभी आगे चलते हैं। ओके जी, एक और आपको डायग्राम दी गई है। फिगर 2.1 इज अ फोटोग्राफ ऑफ अ लीफ फ्रॉम अ पोटैटो प्लांट। ठीक है, इन द स्पेस बिलो मेक अ लार्ज ड्राइंग, अगेन 3/4 एरिया कवर करना है। अच्छा बेटा, अब आप ऐसी डायग्राम्स के अंदर आपने क्या करना होता है, एग्जामिनर जो है ना, आपने देखना है कि आपकी हाइट, ये जो लेंथ है इसकी, और विड्थ, वो सेम इक्वल प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। आपको जितने से यहाँ पे डिप्रेशंस और पीक्स नजर आ रही हैं वो आपके सब के सब आपके ड्राइंग में होने चाहिए। आपकी मिड रिब नजर आनी चाहिए प्रॉपर। ठीक है, आपके पास कैलकुलेट कर लेना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, जितनी आपको ये वेन साथ में दिखाई गई है, या नेटवर्क अगर आप कोई फाइन ड्रॉ कर सको तो आपने वो जरूर कर लेना है। कोशिश करना है कि अंदर की डिटेल्स आप शो करें, क्योंकि ये आपके पास नेटवर्क बहुत ज्यादा डिटेलिंग में है, इसको इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है। आपने बस ये साइड वेन्स जो है, जो मिड ड्रिप से निकल रही हैं, कोशिश करना है कि ये सही जगह पर आप अपनी डायग्राम में जैसे यहाँ पे बनी हुई है वैसे बना लें। ठीक है, अब लेट्स से कि अगर मैं अपनी डायग्राम बना रही हूँ, ठीक है, और उसमें मुझे यहाँ पर ये चीज नजर आती है जी, कि मैं कहती हूँ अ, ये मेरी डायग्राम जो मैंने वट एवर जो भी बनाई, ये वाला जो पोर्शन है, मैंने ऐसे नहीं कर देना कि मेरी यहाँ पे ड्राइंग चली जाए और ये इसके साथ ऐसे हो जाए, नो। जैसे जैसे मुझे नजर आ रही है बेटे, मैं वैसे वैसे ही बनाऊंगी। ठीक हो गया। ओके। अच्छा जी, ये इसकी मार्किंग स्कीम है। वो कह रहा है सुटेबल डिटेल शोन, जो आपको डिटेल्स नजर आ रही हैं, मिड रिब ड्रॉन टू एपेक्स विद डबल लाइन। वो डबल लाइन से जारी बात है, आपको पीछे डायग्राम में देखें आपको डबल लाइन ही नजर आ रही है, इसमें सिंगल लाइन तो है नहीं। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ी थिक आपको नजर आ रही है, वो आपने डबल लाइन से शो कर देनी है। और आपने मिनिमम 9 वेन्स शो करनी है, यानी कि आपने मेजोरिटी पोर्शन शो करवाना है वहां पर, ये इन नेटवर्क्स के को छोड़ के। ठीक है, ये जो वेन्स आपको साइड पे नजर आ रही है। अच्छा, शेडिंग नहीं करनी, शार्प पेंसिल उसको रिक्वायर होती है। कॉन्टिन्यूअस आउटलाइन है कि आपने ब्रेक्स ना आए, आप में उसमें क्रैक्स ना आए, स्केची लाइन ना हो। ठीक है, आपके पास सिमेट्रिकली फ्लैट बेस जो है वो देख लेनी है कि किस तरह से आपके वहां पे इसमें क्या क्या प्रोवाइडेड है, क्या यहाँ पे सिमेट्रिकली फ्लैट है। ठीक है, जैसे आपको कहा जाएगा, जैसी डायग्राम आपको नजर आ रही है आपने वैसा बनाना है, अपना नॉलेज बीच में हरगिज नहीं डालना प्लीज। ठीक है, उसकी वर्टिकल ओरिएंटेशन आपने देख लेनी है, आपने करेक्ट शेप बनानी है, और आपने सिमेट्रिकली जो बेस को, जैसे उसने कहा है यहाँ पर कि इधर इतना डिफरेंस है और इधर भी इतना डिफरेंस है, वो आपने डिवाइड करके देख लेना है। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपके पास, ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, ए से बी में लाइन लगा दी आपने सीधी सीधी, मेजर एंड रिकॉर्ड द लेंथ ऑफ दिस लाइन, वो आपने एमएम में, आपके पास सीएम में आएगी, बार बार बता रही हूँ, आपने एमएम में 10 से मल्टीप्लाई करके कर लेना है। ऑन योर ड्राइंग ड्रॉ अ लाइन, सेम पोजीशन पे आपने लाइन लगानी है। कुछ बच्चे यहाँ पे लगा देंगे, कुछ नीचे लगा लेंगे, नहीं जी, आपने जो थिकेस्ट पार्ट है या आपके पास जो वाइडेस्ट पार्ट है उसमें ही लगानी है। यूज योर मेजरमेंट इन B1 एंड B2 टू कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन ऑफ योर ड्राइंग। ठीक है, अब इसको देख लो कि कहीं ये ऑलरेडी मैग्निफाइड तो नहीं है, ये मैग्निफाइड नहीं है, तो आपके पास यहाँ पर कैलकुलेशन में मैग्निफिकेशन के साथ मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, और एक और चीज इंपॉर्टेंट, बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं बेटा, यहाँ पे लिखा है 1 डेसिमल प्लेस। ठीक है, आपके पास लेट से कि आपका आंसर आया 7, और सॉरी ये इसमें इसको क्या हो गया है, आपके पास आंसर आया 7 3.21। ऐसा नहीं करना आपने, ये 1 नहीं डालना, 1 डेसिमल प्लेस का ध्यान करना है आपने। ठीक है, आपने 1 डेसिमल प्लेस का ध्यान करना है, तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा, और ये टाइम्स आपके पास लिखा हुआ है यहाँ पे, तो दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा जी, ये ध्यान करना है आपने, और आगे चलते हैं।
ठीक है जी, यूनिट आपने सही लगानी है। मैग्निफिकेशन की लेंथ डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ फिगर, ये फॉर्मूला जरूर लिखना है। और 1 डेसिमल प्लेस आपका होना चाहिए। अच्छा जी, अब एक और क्वेश्चन है। अब ये डायग्राम देखें, 200 टाइम मैग्निफाइड है। ठीक है, आपने डायग्राम बना ली। यू डू नॉट नीड टू लेबल योर ड्राइंग, आपने लेबल नहीं करना कि ये सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म या स्टार्च ग्रैन्यूल, वट एवर दैट इज, वो आपने लेबल नहीं करना। ठीक है, डायग्राम आपने ड्रॉ कर दी। देन दे आर सेइंग कि मेजर एंड रिकॉर्ड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ सेल पी। बेटे, अब मैक्सिमम लेंथ के लिए आपने यहां से लाइन लेनी है और यहाँ पे लाइन लगा देनी है। ये मैक्सिमम उसकी लेंथ हो जाएगी। ठीक है, मैक्सिमम लेंथ आपने लगाने के बाद क्या करना है, यूज द मैग्निफिकेशन ऑफ फिगर 3.1, ये जो मैग्निफिकेशन दी गई है ना, ठीक है, टू कैलकुलेट द एक्चुअल लेंथ। अब आपने अगेन एक्चुअल निकालना है। आपने क्या करना है, इमेज में ये जो मैक्सिमम लेंथ आई है वो डिवाइडेड बाय ये जो मैग्निफिकेशन है उससे डिवाइड कर देना है, तो एक्चुअल निकल आएगा। आपको मैं करके दिखा देती हूँ। आपने क्या करना है, सिंपल, लेट से कि जी इसकी डायग्राम की जो मेरे पास लेंथ है दैट इज कमिंग 90। ये मैंने वर्किंग करनी है, 90 इसकी लेंथ है। ठीक है, और जो मैग्निफिकेशन है दैट इज 200। ठीक है, 200 मैं इसको कर दूंगी मैग्निफिकेशन, और मेरे पास इसको जो जो भी आंसर आएगा वो दैट इज मेरे पास वो एक्चुअल होगा। और एक्चुअल यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे उसने यूनिट नहीं लगाई हुई। ठीक है, तो आपने उसके लिए, क्योंकि आपने ये 90 दैट इज इन द mm, तो आपकी यूनिट भी mm में आनी चाहिए। आपने mm साथ लगाना है, भूल नहीं जाना। वोट एवर यहाँ पे जो भी आंसर आ रहा है आपने उसके साथ लगा देना है। वर्किंग जरूर करनी है। आपने यहाँ पे इसको लिखना है कि ये क्या है, दैट इज द लेंथ फ्रॉम इन द सेल पी, और आपने ये इसको हाईलाइट करना है कि मैं ये वाली यहाँ से और ये यहाँ से इसकी लेंथ ले रहा हूँ। बेटे, ये आपने मार्किंग जरूर शो करनी होती है अपनी ड्राइंग के ऊपर, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि आप जो है वो इसको यूज कर रहे हैं इस एरिया में। ठीक है, दिस वन, ये आपने, पता नहीं इसमें कोई और कलर क्यों नहीं आ रहा, ये आपने ना स्केल से लगानी है। और आपकी ये प्रोमिनेंट होनी चाहिए दैट यू हैव टेकन द लेंथ फ्रॉम दिस टू दिस पॉइंट। ठीक है, स्केल यूज करना है। चूंकि मेरे पास टैब नहीं है, टाइपिंग टैब नहीं है, तो मैं इसको मैनुअली कर रही हूँ। डोंट माइंड फॉर दैट। ठीक है जी। अच्छा, अब इसको आगे देख लेते हैं। ये उसके जी आंसर्स हैं। वो ही वांट के जी आप लगाएं, लगाएं। ठीक है, एक ये आपको किडनी ट्यूब्यूल की डायग्राम दी गई है, आपको ये एरिया दिखाया गया है। जिस तरह से ये मैं आपको बता रही थी ना, लाइन आपने भी स्केल से लगानी है कि मैक्सिमम इसकी लेंथ ये होगी। ठीक है, अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, K and L indicate the diameter of the collecting duct. Draw a straight line to join K and L. आपने लाइन लगा देनी है, लाइन की लेंथ मेजर करनी है। एक्चुअल डिस्टेंस इज दिस। ठीक है, ये मैग्नीफाइड है तो आपने मैग्निफिकेशन इसकी कैलकुलेट कर लेनी है। और डायग्राम में आपको यहाँ पर किसी किस्म की मैग्निफिकेशन जो है नहीं दी गई। ठीक है, आपको ये उसने आपको एक्चुअल दे दिया है। इसकी जो लेंथ आएगी दैट विल बी योर इमेज, इमेज की लेंथ हो जाएगी। एक्चुअल उसने आपको दे दिया है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इमेज की लेंथ, इन इस लेंथ को आपने कैलकुलेट करना है, वो निकालनी है। एक्चुअल आपके पास है तो आपके पास मैग्निफिकेशन आ जाएगी, वो आपने यहाँ पे दिखा देनी है। इसकी मार्किंग स्कीम देख लें। कैंडिडेट का आंसर, जो आपका आंसर है इसकी के एल की लेंथ, वो डिवाइडेड बाय दिस वन। ठीक है, तो आई एम का फॉर्मूला किसी भी सूरत में आपको पूछा जा सकता है, आपने बहुत एहतियात से देखना है आपने करना क्या है। अच्छा बेटे, याद रखना है कि आपने अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को बहुत गौर से पढ़ना है। जल्दबाजी आपने हरगिज नहीं करनी, क्योंकि ये मुफ्त के नंबर हैं आपके पास। ठीक है, बिल्कुल टोटली मुफ्त के नंबर है। ओके, एक और डायग्राम आपको दी गई है यहाँ पर, जिसमें बी और सी आपको लेबल कर दिए गए हैं। ठीक है, द स्टूडेंट एग्जामिन्ड अ सेक्शन ऑफ रूट टिप अंडर द माइक्रोस्कोप एंड सॉ सेल्स अंडरगोइंग माइटोसिस एज शोन इन द फोटोग्राफ। ठीक है जी, अब उसने ये ए बी लेबल किया हुआ है। इन द स्पेस बिलो मेक अ लार्ज ड्राइंग ऑफ द सेल लेबल्ड ए। अब आपने सिर्फ इसी सेल की डायग्राम बनानी है जो ए लेबल हुआ हुआ है।
एज इट अपीयर्स इन द फोटोग्राफ 3.2। आपने लार्ज ड्राइंग बना दी, आई थिंक 5 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है जी। नाउ अब वो ये कह रहे हैं कि लाइन बी एंड सी इंडिकेट द लेंथ ऑफ सेल ए। ये सेल ए की लेंथ है। ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन ऑन द फोटो माइक्रोग्राफ। इसी के ऊपर, इसी डायग्राम के ऊपर, इसके ऊपर आपने लाइन लगा के इसकी लेंथ मेजर करनी है और यहाँ पर यूनिट के साथ लिख देनी है। कैलकुलेट द एक्चुअल लेंथ ऑफ द सेल एंड रिकॉर्ड इट टू द नियरेस्ट होल डेसिमल प्लेस। 2 डेसिमल प्लेसेस में आपने आंसर लिखना है। अच्छा, यहाँ पर आपको एक मजे की बात बताऊं, जो आपसे एग्जामिनर ने यहाँ पे इस 1 पार्ट में डायग्राम बनवाई है ना, उसका इस मैग्निफिकेशन एक्चुअल लेंथ कैलकुलेशन में कोई रोल नहीं है। दैट इज नॉट नेसेसरी कि आप अपनी ड्राइंग के साथ उसकी मैग्निफिकेशन निकालें। उसने आपने इंस्ट्रक्शन गौर से पढ़ी है तो ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने दिया था पेपर में, जिसमें बहुत सारे बच्चों ने अपनी ड्राइंग को यूज करते हुए मैग्निफिकेशन जो थी, एक्चुअल लेंथ वगैरह निकालने की कोशिश कर ली, गलती कर ली। ठीक है, जबकि ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए था। कैलकुलेट द एक्चुअल लेंथ आपने निकालनी है। और ये रही मैग्निफिकेशन, आपने देखना है मैग्निफिकेशन को भी। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बता दूं इसकी, कि लेट से कि ये लेंथ मेरे पास आ रही है, इसने जिस तरह से 24 to 26 की रेंज दी हुई है। आपने ऐसे नहीं लिखना, जो आपका आंसर आएगा वो इस रेंज का मतलब होता है, ये मार्किंग स्कीम का आंसर है कि बच्चे ने अगर 25 भी लिख दिया दैट इज एक्सेप्टेबल, 24 लिखा एक्सेप्टेबल है, 26 लिखा एक्सेप्टेबल है। ठीक है। अच्छा जी, आपकी जो लेंथ आई है वो डिवाइडेड बाय मैग्निफिकेशन। ठीक है, आपने और आंसर निकाल लिया उसका, सिंपल। ठीक हो गया। अच्छा, अब एक और चीज आपको बताऊं, सम टाइम ऐसा होता है बेटे कि आप पेपर निकालते हैं, पेपर पास पेपर आप प्रैक्टिस करते हो, तो आपकी बी और सी की लेंथ मैच नहीं करती इसके साथ। ठीक है, वो क्यों नहीं करती कि सम टाइम हम कभी वर्ड डॉक्यूमेंट निकाल रहे होते हैं, कभी पीडीएफ निकालते हैं, तो इमेज में वेरिएशन आ जाती है, जिसकी वजह से आपकी जो आंसर है वो सेम नहीं आता जैसा आपकी मार्किंग स्कीम में दिया होता है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो आपके पेपर में होगा आपने उसको देख लेना है। अच्छा, यहाँ पे उसने ए 2.4 to 2.6 सेंटीमीटर एक्सेप्ट करेगा एग्जामिनर अगर आपने सेंटीमीटर में आंसर दिया, लेकिन रिमेंबर ये वाला आंसर बेटे आपने एमएम में ही निकालना है, आप सेंटीमीटर में इसको नहीं निकाल सकते। ठीक है जी। अच्छा जी, सम टाइम आपको पेपर में कंपैरिजन भी आ जाता है। ये मैग्निफिकेशन की बात होगी, आप मेरी वीडियो भी देख सकते हैं, दूसरी वाली भी। पेपर में आपको 2 डायग्राम्स में कंपैरिजन भी करना आ सकता है। कंपैरिजन किस बेस पे होगा? आपके नॉलेज की बेस पे होगा, या वो आपसे कह देगा जो विजिबल फीचर है। बेटे विजिबल अगर लिखे तो जो आपको चीज नजर आ रही है आपने वही फीचर बताना है, या विजिबल स्ट्रक्चर्स की बेस पे आपको कंपैरिजन आ जाएगा। आपने कंपेयर करना है इन टर्म्स ऑफ नंबर, साइज और शेप। ठीक है जी। सम टाइम आएगा कंपेयर ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। इसमें अल्टीमेटली फंक्शन आपको विजिबल फीचर तो नहीं है, लेकिन आपके नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो दोबारा देख लीजिए। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट मैं बताऊं, ये जो पॉइंट नंबर 3 है ना, अगर आपने कंपैरिजन करना है तो आपने देखना है 2 डायग्राम, दे आर हैविंग द सेम मैग्निफिकेशन और दे आर ऑन द सेम स्केल। ठीक है, अगर वो सेम स्केल पे दी गई हैं या सेम मैग्निफिकेशन पे है, तब तो आप उसका स्ट्रक्चरल कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, अगर एक डायग्राम 200 टाइम मैग्नीफाइड है और एक डायग्राम 10 टाइम मैग्नीफाइड है, तो उनका कोई कंपैरिजन स्ट्रक्चर की बेस पे या विजिबल जो आपको स्ट्रक्चर की बेस पे आप कर नहीं सकते, उसकी साइज की बेस पे नहीं कर सकते। ठीक है, फिर आप उसकी शेप की बेस पे उसका कंपैरिजन करेंगे। जिस तरह से एक ये क्वेश्चन है, दोनों आपके पास ए एंड बी बोथ आर मैग्नीफाइड 10 टाइम, मैग्निफिकेशन दोनों की 10 टाइम दी गई है। ठीक है, अब इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ये सेपल्स हैं, ये पेटल्स हैं, ये स्टेमन है, और ये भी पेटल ही दी गई है। ठीक है, आपको पीछे से पेटल नजर आ रही है। अब इस डायग्राम में आपने कंपैरिजन कैसे करना है? आपको ये जो चीज एक डिफरेंट नजर आ रही है, ये क्या हो सकता है? आप इसके एंथर देखो। ठीक है, और आप इसमें ये देखो, ये इसकी बेस देख लो, ये कैसे है। ठीक है, फ्लावर ए दैट इज हैविंग द लॉन्ग एंथर्स। ठीक है, या थिक एंथर है, लॉन्ग है। फ्लावर ए स्मॉल कार्पल है। ठीक है, ये कार्पल इसका जो फीमेल पार्ट है, जबकि इसमें बी में लार्जर कार्पल है। ठीक है,
अच्छा जी। और बाकी अगर डिफरेंसेस आपको बता दिए, समटाइम सिमिलैरिटीज भी आ जाती हैं कि जी दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, आपने बताना है पेडिसल इज शोन, सेपल पेटल्स आर शोन, थ्री पेटल्स आर शोन, इस तरह से। ठीक है, बोथ आर हैविंग द स्टेमन, एक में डेवलप्ड है एक में नॉट डेवलप्ड है। ठीक है, इसकी सिमिलैरिटी बता रही हूँ, डिफरेंस भी साथ ही आपने देख लेना है। ठीक है। अच्छा जी, सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है जो ज्यादा नंबर का आ सकता है, प्लानिंग इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, आपने प्लानिंग इन्वेस्टिगेशन में जो एक्सपेरिमेंट आपको पेपर में दिया जाएगा, पहले तो उसको गौर से पढ़ना है, उसी को ही थोड़ा सा ट्यून अप करके मोल्ड करके आपने अपनी इन्वेस्टिगेशन को प्लान करना होता है, रिमेम्बर। ठीक है, आपने क्या करना है, आई डू केयर सो रीड अगेन, याद कर लें, आई डू केयर सो रीड अगेन। आपको परवाह है तो दोबारा पढ़ें उस चीज को। ठीक है, क्या चीज पढ़नी है और किस लिए पढ़नी है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपकी इन्वेस्टिगेशन के जो प्लानिंग क्वेश्चन है उसमें होना चाहिए। ठीक है, व्हाट यू विल चेंज, जो आप चेंज करोगे, दैट इज इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट वेरिएबल, व्हाट यू विल मेजर, अब इस इंडिपेंडेंट की वजह से जो रिजल्ट्स आ रहे होंगे आपने उनको मेजर करना है। कंट्रोल आपके पास होने चाहिए, वेरिएबल्स क्या हैं आपने जो सेम रखने हैं। सेफ्टी मेजर्स का ध्यान करना है, जो प्रिकॉशंस आपने अडेप्ट करनी है ड्यूरिंग प्लानिंग इन्वेस्टिगेशन। आपका एक्सपेरिमेंट रिपीट होना चाहिए, ताकि एटलीस्ट 3 टाइम रिपीट करना है, सो दैट योर रिजल्ट्स आर गोइंग टू बी मोर रिलायबल एंड हेल्प यू टू रूल आउट द एनोमलीज। ठीक है। अच्छा जी, एवरेज ले लेनी है आपने। ठीक है, सो आई डू केयर सो रीड अगेन, याद कर लें, स्क्रीनशॉट ले लो, पिक्चर ले लो जल्दी से, ताकि आप इस चीज को फोकस रखो, आपके प्लानिंग क्वेश्चन में ये सब चीजें होनी चाहिए। अच्छा, आपने कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि अपने प्लानिंग क्वेश्चन के अंदर ऑपरेटर्स को सेपरेट मेंशन कर देते हैं। बेटा ऑपरेटर्स चूंकि आपका इन्हीं स्टेटमेंट्स के अंदर मेंशन हो जाएगा, तो ऊपर की 3-4 लाइनें उसको वेस्ट करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आपके 6 नंबर का प्लानिंग क्वेश्चन आता है, अगर आपने उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल को फाइंड आउट रूल आउट कर लिया सही, तो अल्टीमेटली आप ये सारी चीजें सही तरीके से कर लोगे। घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना इस चीज को। अगर आपको नहीं समझ आ रही कि मैं किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करूं, तो बेस्ट टिप ये है कि आप 2023 के वेरिएंट 21-22 दोनों निकाल लो। एटीपी के, सॉरी 21-22 कह रही हूँ आपको, आपने निकालना है 41-42। ठीक है, 41-42 निकालें, मई जून अक्टूबर नवंबर। ठीक है, उसमें प्लानिंग क्वेश्चन को, सिर्फ प्लानिंग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और सिंगल सिटिंग में करो, along with रिलेटिंग टू द मार्क्स की मार्किंग से आपने खुद चेकिंग करनी है कि मैं किस तरह से, क्या एग्जामिनर ने दिया है और मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, या कर रही हूँ। आपने चारों के चारों पेपर्स को सिर्फ प्लानिंग क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो सिंगल सिटिंग में, विथ चेकिंग थ्रू द मार्किंग स्कीम। ठीक है, आपको इंशाल्लाह ताला जरूर बेटरमेंट आएगी आपके प्लानिंग क्वेश्चन के अंदर। कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन है जी, मई जून 23 का 42 का, ये उसने ऑपरेटर्स आपको सारा दे दिया, आपने इंस्ट्रक्शन केयरफुली पढ़ी। दे यूज द फॉलोइंग मेथड, लेबल द टेस्ट ट्यूब 0%, 2% और 8 till 8%, कट ईच ऑफ द पोटैटो सिलेंडर सो दैट ईच हैज द mass 3 ग्राम। अब उसको लेंथ से कोई फर्क नहीं पड़ा, उसने वेट सबका या मैस सबका सेम रखा है। अच्छा, यहाँ पे मैंने बोला वेट, रिमेंबर अगर वो यहाँ पे मैथ्स लिख रहा है तो आपके प्लानिंग क्वेश्चन में भी आपके जो आंसर्स हैं उनके अंदर मैथ्स आना चाहिए। जो आपने उसमें कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड पूछेगा उसमें मैथ्स लिखना है, आपने वेट नहीं लिखना। प्लेस 1 cylinder of potato in each test tube, add the matching concentration of salt solution on each test tube so that the potato cylinder is it is covered। ठीक है, अभी डायग्राम दिखाती हूँ। नोट द टाइम एंड लीव पोटैटो फॉर 40 मिनट्स। अच्छा, अब ये फेयर इन्वेस्टिगेशन कैसी है, क्योंकि उसने सबके सबको 40 मिनट्स के लिए छोड़ दिया। ठीक है, अब फिर उसने क्या किया है कि सबका वेट सेम है बट कंसंट्रेशन डिफरेंट है। ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें देखिए, ये अब जब चीज आप देख रहे हो ना, ऑस्मोसिस है, याद रखना। ठीक है, वो सॉल्ट का जो है ना,
सोडियम क्लोराइड की डिफरेंट कंसेंट्रेशन ली है। अब वो सॉल्ट का अंदर जाना चेक नहीं करेगा पोटैटो में, या पोटैटो से बाहर सॉल्ट का आना चेक नहीं करा। दे आर ओनली कंसर्न्ड अबाउट द मूवमेंट ऑफ द वाटर। ठीक है जी। After 40 minutes, remove the potato cylinder from the test tube. Dry each potato cylinder using a paper towel. अब देखो वो यहाँ पे मैस ले रहा है, तो अल्टीमेटली वो मैस को मैयर भी करेगा। बिफोर भी उसने करना है प्लेसमेंट इन द सोल्यूशन, एंड आफ्टर 40 मिनट्स भी मैयर करेगा। दैट्स व्हाई ही इज इंटरेस्टेड इन ड्राइंग द पोटैटो सिलेंडर, ताकि जो बाहर उसके पास पोटैटो सिलेंडर के बाहर कहीं पे कोई वाटर या ये सोल्यूशन रह गया है वो आपके मैस में एड अप ना कर दे। ठीक है। मैयर एंड रिकॉर्ड द मैस ऑफ ईच पोटैटो सिलेंडर। ठीक हो गया। ये इस तरह से दिया गया था। ठीक है। देखने में अब यहाँ पे एग्जामिनर ने मैं क्या कहूँ एग्जामिनर को, कितने क्लेवर हैं कि उन्होंने दिखाने में आपको लेंथ सेम रखी है, बट उसने ऊपर रिटर्न क्या था, उसने मैथ सेम रखा था। दिखा लेंथ सेम रहा है, ठीक है, और रखा उसने मैथ सेम है। तो ध्यान से बेटे इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। पेपर में अक्सर इसी तरह से एग्जामिनर ट्रिक करता है आपको। ठीक है जी। अब वो ये कह रहे हैं डिजाइन एंड इन्वेस्टिगेशन, योर इन्वेस्टिगेशन शुड बी बेस्ड ऑन द मेथड डिस्क्राइब ऑन पेज 3, जो था ऊपर दिया गया था, बट यूजिंग चेंजेस इन द लेंथ ऑफ पोटैटो, नॉट चेंज इन द मैस। अब उसमें आपने जो है लेंथ को चेंज कर देना है, मैस को चेंज नहीं करना। अच्छा जी। अब यहाँ पर कहानी शुरू होती है। आपने प्लानिंग में मैंने आई डू केयर सो रीड अगेन कहा था, ठीक है ना। अब इसमें आपने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को फाइंड आउट करना है। आपने क्या चीज यहाँ पर चेंज की है, ठीक है, आप यहाँ पर क्या चीज चेंज कर रहे हैं। अब एक मिनट है, नहीं यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है उसमें ये लिखा हुआ है, मुझे ऊपर ये स्क्रीन पे आ रहा था, क्लियर नहीं हो रहा था, मैं अभी आपको बताती हूँ। डिटरमिन एंड सॉरी डिजाइन एंड इन्वेस्टिगेशन टू डिटरमिन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट सोल्यूशन इन विच मूवमेंट इनटू एंड आउट ऑफ पोटैटो इज इक्वल। ठीक है, पोटैटो इज इक्वल। अब ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपने गौर से जब पढ़ ली ना, ठीक है, तो आपको बहुत इजीली, और साथ में उसने कह दिया मैथ चेंज नहीं करना और लेंथ जो है उसको आपने चेंज करना है, तो आप बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो कह क्या रहा है। सेम आपने बता देना है कि जी मैंने जो एक्सपेरिमेंट उसने यहाँ पे ये प्रोसीजर यूज किया था ना, आपने यहाँ पे मैथ्स है, ठीक है, आपने उसको लिख देना है, उसके लेंथ के अकॉर्डिंग कर देना है, सेम प्रोसीजर आपके पास रह जाएगा। ठीक है। अच्छा जी। अब आपने क्या करना है, ये इसके पास आपका प्रोसीजर आ गया। आपने जो स्टार्टिंग लेंथ है, ठीक है, आपके पास वो सेम रह गई। सेम पोटैटो वेराइटी आपने लेनी है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सेम वॉल्यूम ऑफ सॉल्ट सोल्यूशन कंसंट्रेशन आपने ले लेना है। एटलीस्ट 5 डिफरेंट कंसंट्रेशन जिस तरह से उसने दी है वो बताना है। सेम टाइम के लिए उनको छोड़ना है, 40 मिनट्स के लिए, 30 मिनट्स के लिए। आपने लेंथ को, अजान का टाइम हो रहा है जी। अच्छा जी। ओके। ठीक है। अब आपने क्या करना है कि आपने उसकी लेंथ दोबारा मेजर करनी है, ये उसका प्रोसीजर था सारे का सारा। आपने यहाँ पे देखना है यू आर चेंजिंग सोल्यूशन कंसंट्रेशन बट नॉट द लेंथ, ड्यू टू चेंज कंसंट्रेशन लेंथ विल बी इफेक्टेड। ठीक है। ओके जी। ठीक है। आपने क्या करना है, उसने बेटे यहाँ पर आपके पास जो था ना, उसने मेजर किया था यहाँ पर, ईच हैज 3 ग्राम मैस था। वो उसने यहाँ पे वेट को, सॉरी वेट दोबारा बोल दिया मैंने, उसने मैस को कैलकुलेट किया था बिफोर एंड आफ्टर 30 मिनट्स। ठीक है। लेकिन आपने यहाँ पर क्या करना है, उस वो कह रहा है आपने मैथ्स को छोड़ के आप लेंथ में जो चेंजेस है ना उनको आप मेजर करो। ठीक है। जो लेंथ के अंदर चेंजेस आएंगे, आप जाहिर बात है आप सेम स्टार्टिंग जो लेंथ है वो सबकी सेम इसलिए होगी ताकि आपकी इन्वेस्टिगेशन में सिमेट्री आ सके। अल्टीमेटली जब उसमें ऑस्मोसिस होगा, ठीक है, तो किसी में से वाटर लूज होगा, किसी के अंदर एंटर होगा, किसी में नेट मूवमेंट ऑस्मोसिस की बेस पे वाटर की 0 रहेगी। ठीक है। गेटिंग द पॉइंट। अब लेंथ भी जारी बात है, जब आपको रिलेट कर दूं इस क्वेश्चन से, देखो जब आपके पास कंसंट्रेशन आपने ये रख दी,
ठीक है, आपने सेम लेंथ जब रखी, ठीक है, आपने यहाँ पे मैस सेम रखा था सबका, तो अल्टीमेटली जब वाटर अंदर जाएगा, पोटैटो सिलेंडर के अंदर जाएगा, तो उसका मैस भी इंक्रीज होगा। जब मैस इंक्रीज होगा तो अल्टीमेटली उसकी लेंथ भी इंक्रीज होगी। जब वाटर बाहर आएगा तो मैस भी डिक्रीज होगा और उसकी लेंथ भी शॉर्ट होगी, वो थोड़ा सा लिम्प हो जाएगा, ठीक है, सॉफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से उसकी लेंथ चेंज होगी। जब वाटर अंदर जाएगा तो वो टर्जिड हो जाएगा, उसकी लेंथ इंक्रीज होगी। ठीक है, इस चीज को आपने जरा ध्यान में रखना है कि आपके पास स्टार्टिंग चीज हमेशा सेम होनी चाहिए ताकि आप फेयर कंपैरिजन कर सकें। अब आपने चूंकि डिफरेंट सोल्यूशन की कंसंट्रेशन थी, ठीक है, जो आप चेंज कर रहे हो दैट इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आप मेजर क्या कर रहे हो, उन कंसंट्रेशन की वजह से जो लेंथ में चेंज आ रही है, आप वो मेजर कर रहे हो, तो दैट लेंथ विल बी योर डिपेंडेंट वेरिएबल, दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द कंसंट्रेशन विच यू आर यूजिंग। ठीक है, अच्छा जी, अब आपने अपने प्लानिंग क्वेश्चन में इंप्रूवमेंट कैसे ला सकते हो। सम कॉमन इश्यूज दैट कैन अफेक्ट द रिजल्ट्स, सैंपल साइज, अगर सैंपल साइज बहुत छोटा हो ना तो हमें रिलायबल या जस्टिफाइबल रिजल्ट्स नहीं मिलते। सो आपने क्या करना है, ट्राई टू वर्क विद द लार्ज नंबर ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। एक्सपेरिमेंट अगर आपके पास किसी इन्वेस्टिगेशन में रिपीट नहीं हुआ हुआ तो आपने प्रेफर करना है कि उसको रिपीट करें। ठीक है, इक्विपमेंट अगर प्रिसाइज नहीं है, लाइक अगर आप लैब कंडीशन का वॉल क्लॉक, सॉरी लैब कंडीशन में आप वॉल क्लॉक यूज कर रहे हो, तो सम टाइम उसमें हमने गलती कर देते हैं टाइम नोट करने में, तो आपने बेटर है कि आप स्टॉप वॉच यूज करें या डिजिटल क्लॉक यूज करें कि आप इवन सेकंड्स का भी प्रॉपर ध्यान रख सकें। ठीक है, कुछ वेरिएबल कंट्रोल नहीं किए जाते, ये मैं इंप्रूवमेंट्स आपको बता रही हूँ। जब इन्वेस्टिगेशन के अंदर एग्जामिनर ने आपको कोई एक्सपेरिमेंट खुद दिया हुआ है, उसके अंदर ये फ्लॉज वो छोड़ सकता है, मिस कर सकता है ये चीजें। तो आपने अपने जो पेपर के क्वेश्चन में जो आपको दिया गया एक्सपेरिमेंट, उसे बड़ा गौर से पढ़ना है। ठीक है जी, और कोशिश करनी होती है कि आपके पास सेम कंसंट्रेशन हो, सेम अमाउंट या वॉल्यूम ऑफ आपने सैंपल यूज करने हो, लिविंग द थिंग्स फॉर द सेम टाइम पीरियड। ठीक है, अब ये एक क्वेश्चन आपको दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर आप मुझे सिर्फ इतना बताएंगे, ये देखें ड्राई वूल है, वेट वूल है और फ्लास्क, ये खाली एम्प्टी फ्लास्क है विदाउट ड्राई और वेट वूल। इसको देखते ही मेरे माइंड में जो पहली चीज आनी चाहिए और जो आई है, ठीक है, दे आर, वो टेम्परेचर भी इसमें दिया गया है, थर्मोमीटर लगाया, तो अल्टीमेटली वो कुछ ना कुछ तो कर रहा है, होम्योस्टेसिस मेरे माइंड में आ रहा है। ठीक है, अच्छा जी, अब वो कह रहा है यहाँ पे, जैसे मैंने अब आपको बताया डिजिटल क्लॉक का, दे आर यूजिंग द लेबोरेटरी क्लॉक। ठीक है, अच्छा लेबोरेटरी क्लॉक में वॉल क्लॉक ही है ना ये। ठीक है, तो आप इसमें डिजिटल क्लॉक लिख सकते हैं, इस तरह से चीजें कर सकते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे कंपेयर द कूलिंग आपने चेक कर लिया, फ्लास्क ए कंपेयर्ड विद बी। अब बेटे ऐसे कंपैरिजन में आप फ्लास्क ए का भी लिखोगे और बी का भी लिखोगे। अब यहाँ पर ए जल्दी हमारे पास जो है वो अगर टेम्परेचर स्पेसिफिक है, वो कह रहा है ईच फ्लास्क वाज कवर्ड विद अ लिड through which thermometer was suspended. The bulb of thermometer was immersed in the water but did not touch the sides of the flask. Each flask was filled with equal volume of hot water. ठीक है जी, द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन ईच फ्लास्क फॉर मेजर्ड एज इट कूल्ड। जैसे जैसे कूल होता गया उसका टेम्परेचर मेजर किया गया, शुरू में भी डेफिनेटली उसे मेजर किया होगा। अब आपने एक कूलिंग बतानी है इसकी, फ्लास्क ए जल्दी कूल हो जाएगी एज कंपेयर टू द फ्लास्क बी विच विल बी टेकिंग सम टाइम इन कूलिंग एज कंपेरिजन टू द ए। आपने कर देना, सिंपल स्टेटमेंट है। बी हमारे पास जो है दैट इज ड्राई है, ठीक है, और यहाँ पे बैठे, अब इनको आपस में कंपैरिजन कर देना आपने, दैट इज द आंसर गिवन ओवर हियर। ठीक है, ए लूजेस मोर हीट या कूल्स क्विकली एज कंपेयर टू द बी, और जो सी लूजेस हीट क्विकली और क्विक गेट्स कूलर मोर क्विकली एज कंपेयर टू द बी। ठीक है, इस तरह से आपने कंपैरिजन दे देना है, बट आपने मेंशन प्रॉपर करना है जरूर। ठीक है, अच्छा जी, एक्सप्लेन व्हाट हैज हैपेंड टू प्रोड्यूस दीज रिजल्ट्स। अल्टीमेटली आपके पास जो ड्राई कॉटन वूल था ना बी में, दैट इज वर्किंग लाइक द इंसुलेशन।
और जो वेट है अल्टीमेटली वो हमारे पास इवेपोरेट हो जाएगा। बाहर है आपके पास एनवायरमेंटल लैब कंडीशन में, वेट जो है दैट इज टेकिंग द हीट अवे, वो इवेपोरेट करवा देगा, और हमारे पास लेटेंट हीट वेपोराइजेशन की वजह से जो फ्लास्क ए है वो अपनी हीट लूज कर देगी थ्रू रेडिएशन। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आपने थ्री वेज बताने इन विच दिस इन्वेस्टिगेशन वाज अ फेयर टेस्ट। जी, सब में ऑलमोस्ट ये कंडीशन थी, लिड था सबके पास, आपने टाइम इंटरवल सेम रखा, सेम वॉल्यूम रखा, सेम स्टार्टिंग टेम्परेचर था, सेम तरह से ऑपरेटर सेट हुआ हुआ था। ठीक है। अच्छा जी, नाउ कमिंग टू वर्ड्स, आपके पेपर में एक क्वेश्चन आता है ड्राइंग ग्राफ का। पेंसिल हमेशा आपने शार्प यूज करनी है, लेबल बोथ एक्सिस एक्स और वाई को प्रॉपर यूनिट्स के साथ लेबल कर देना है। यूज मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रेड 3/4 एरिया ग्राफ का कवर होना चाहिए। यूज इवन स्केल फॉर बोथ एक्सिस। अभी ये पॉइंट समझाऊंगी। प्लॉट इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन एक्स एक्सिस एंड डिपेंडेंट अपॉन द ऑन द वाई। ज्वाइन प्लॉटेड पॉइंट्स विद द रूल्ड लाइन। अगर नहीं कहा गया आपको हैंड फ्री या कर्व लाइन का, तो आपने स्केल्स लगाकर यूज करनी है, रूल्ड लाइन करनी है। अगर आपको डिफरेंट 3-4 वैल्यूज डिफरेंट चीजें कंपेयर करने के लिए दी गई हैं, तो किसी में क्रॉस लगा दो, किसी में डॉट लगा दो, किसी में इस तरह से कर दो। ठीक है। अच्छा जी, ये मैं आपको एग्जांपल दे रही थी। इसने यहाँ पे ट्राइंगल सर्कल स्क्वायर दैट इज डिफिकल्ट, आपने ये वाले 3 पॉइंट क्रॉस लगा दो, डॉट लगा दो, डॉट लगा के सर्कल कर दो, इस तरह से कर सकते हो। ठीक है। अब ये दैट इज बेसिकली द लेबलिंग, लेबलिंग ऑफ योर लाइन। जब आप एक ही ग्राफ के ऊपर तीन चीजों को, तीन डिफरेंट स्पीशीज को या वट 3 डिफरेंट वैल्यूज को कंपेयर कर रहे हैं, तो इस तरह से आपने इसको लेबल कर देना है। अच्छा जी, सम टाइम आपको बार ग्राफ और हिस्टोग्राम तो खैर पेपर में मोस्टली नहीं आता। हिस्टोग्राम में याद रखना गैप नहीं होता। ठीक है, बट द विड्थ ऑफ द बार इज इक्वल। अब यहाँ पर जो बार ग्राफ है, बार ग्राफ में बेटे आपने तो एक तो ध्यान रखना है कि ग्राफ्स के दरमियान में डिस्टेंस सेम हो, बार्स के दरमियान में डिस्टेंस सेम हो, बार आपके सेम विड्थ के होने चाहिए। ठीक हो गया, ये ध्यान कर लेना है। ठीक है जी। अच्छा, अब निक जिगजैग या जैग लाइन आती है सम टाइम हम पेपर में, आपकी वैल्यू जो होती है ना, स्टार्टिंग वैल्यू जो आपकी होती है उसमें और जीरो में बहुत गैप होता है, और आगे आपके सिमेट्रिकली लाइंस चल रही होती है। मैं भी आपको दिखा देती हूँ, लाइक दिस वन 200 210 220 के यहाँ पे सब में 10 10 का है, बट लेकिन यहाँ पर आपके पास जो है ना वो स्टार्ट ही जीरो से कर रहा है, तो आप सॉरी स्टार्ट 200 से कर रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा गैप है। तो आपने इस तरह की एक जो लाइन है ना, निक किंक सॉरी किंक निक नहीं, किंक डाल देना है, जिगजैग लाइन या जैग लाइन डाल देनी है, किंक डाल देना है, ताकि पता चल जाए एग्जामिनर को कि आप यहाँ से वैल्यूज को स्किप कर रहे हो। सेम इज अगर वाई एक्सिस पे है तो आप वाई एक्सिस पे भी डाल सकते हो कि आपकी 130 से स्टार्ट है, तो 0 से 130 में बहुत ज्यादा गैप है, मैं ग्राफ को कवर कैसे करूंगी अपने को। ठीक है, अगर मैं बीच में शुरू हो गई तो मेरा तो ग्राफ बहुत ज्यादा खराब बनेगा। ठीक है, तो आप किंक डाल देंगे ताकि आपके पास लाइन जो है वेस्ट, आपके ब्लॉक्स हैं वो वेस्ट ना हो और आपका ग्राफ सिमेट्रिकली बन जाए। ठीक है जी। ओके जी, डाइल्यूशंस। आप पेपर में एटीपी के पेपर में समटाइम आपको डाइल्यूशंस के लिए भी आ जाता है क्वेश्चन। ठीक है। The concentration of salt solution were made by using different volumes of 10% salt solution and distilled water. Calculate the volume of 10% salt solution and distilled water needed to make 10 cubic centimeter of the 4% salt. अब इसमें सिंपल वो 10% आपको सॉल्ट सोल्यूशन दिया गया है। 10% में से मैं अगर 4 ml ले लेती हूँ सॉल्ट सोल्यूशन और उसमें मैं 6 ml वाटर डाल दूंगी, तो मेरा वो 4% बन जाएगा। ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट ये भी एक आपको दिया गया है। You are given 1% glucose solution. Describe in detail how you would use it to produce a 5 cubic centimeter of 5.5% glucose solution. इसमें 1% का हाफ लेकर, ठीक है, उसके अंदर में 5 बनाना है क्यूबिक मीटर, तो उसमें हाफ लेकर 2.5 ml इसका ले लूंगी और 2.5 ml वाटर एड अप कर दूंगी, तो 0.5% बन जाएगा, और ml आप ये क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये दो मेथड दिए गए हैं, दोनों मेथड्स को गौर से देख लें, बहुत इजी है। ठीक है, ये मार्किंग स्कीम है इसकी।
अच्छा जी, कमिंग टुवर्ड द फूड टेस्ट, कंप्रीहेंसिव स्लाइड है आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लें। फूड टेस्ट में आप मैक्रोमोलिक्यूल्स का, फैट का, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स का टेस्ट करते हैं। एथेनॉल इमल्शन, समटाइम आपको टेस्ट के नाम लिखने आते हैं, फाइनल रिजल्ट लिखना आता है, स्टार्टिंग कलर आ सकता है इन चीजों का। याद रखें आपके पास एथेनॉल इमल्शन टेस्ट में एथेनॉल का कलर ट्रांसपेरेंट है, कलरलेस होती है। रिजल्ट पॉजिटिव है तो मिल्की, क्लाउडी या चौकी। आपने कोशिश करना है, आपने इसको मिल्की लिखें, देन क्लाउडी, और आखिर में अगर कुछ नहीं याद आ रहा तो चौकी लिख सकते हैं। मिल्की इज प्रेफरेबल। ब्यूरेट, बी ब्यूरेट, बी आपके पास ब्लू कलर, इसका ओरिजिनल ब्लू कलर होता है, दैट इज फॉर्म विद KOH एंड कॉपर सल्फेट। इन दोनों को मिला के आपका ब्यूरेट सॉल्यूशन बनता है, ओरिजिनल कलर ब्लू है, और लाइलिक पर्पल या वायलेट कलर आपका फाइनल पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। अगर कलर चेंज नहीं है तो इसका मतलब है इसमें प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है। बेनेडिक्ट टेस्ट करते हैं रिड्यूसिंग शुगर के लिए, ठीक है। ऑल द मोनो एंड डाइसेक्राइड्स आर द रिड्यूसिंग एक्सेप्ट सुक्रोज। ये मैं अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को अक्सर याद करवाती हूँ लाइन, ठीक है जी। अच्छा जी, फूड सैंपल आपने लिया, बेनेडिक्ट लिया, उसको 60 डिग्री पर आपने, या 80 डिग्री पर, आजकल 80 डिग्री का ट्रेंड चला हुआ है, आप इसको 80 डिग्री कर लो तो दैट इज मोर प्रेफरेबल। इसको मैं एडिट अभी यहीं पे कर लेती हूँ। आपने उसको 80 पे हीट अप करना है फॉर 5 मिनट्स, ठीक है। सेव भी साथ के साथ ही करते हैं। अच्छा जी, ब्लू बेनेडिक्ट, बी बेनेडिक्ट, बी ब्लू, तो ब्लू कलर बेनेडिक्ट का होता है। ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सीक्वेंस याद रखना है, GYOR, ठीक है, गायोर, ठीक है। अगर ट्रेसेस है बहुत थोड़ी थोड़ी अमाउंट में है तो ग्रीन, देन येलो, जैसे जैसे कंसंट्रेशन रिड्यूसिंग शुगर की बढ़ेगी कलर इंक्रीज होता जाएगा। आयोडीन का अपना कलर येलो ब्राउन, ऑरेंज ब्राउन, ब्राउन रेड ब्राउन, कुछ भी दे सकता है। ब्लू ब्लैक आ जाएगा तो आपके पास स्टार्च प्रेजेंट होगा, दैट इज द कलर चेंज। देख लें जी, ग्रीन है दैट इज फॉर बेनेडिक्ट, बेनेडिक्ट के लिए बता रही हूँ, रिड्यूसिंग शुगर के लिए ग्रीन है, ट्रेसेस है रिड्यूसिंग शुगर की। येलो हो गया तो लो अमाउंट ऑफ रिड्यूसिंग शुगर, ऑरेंज हो गया तो मॉडरेट, और ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट्स बन गए हैं तो लार्ज अमाउंट। पहले एग्जाम में ट्रेंड था कि ब्रिक रेड दे देता था, लेकिन आजकल इन तीनों चीजों का ट्रेंड चला हुआ है, तो याद रखना है, ठीक है। अगर वो आपको पेल ब्लू कह देता है, पेल ब्लू एक पेपर में मैंने देखा था, ठीक है, तो उसमें बेटा पेल ब्लू ब्लू साथ आ गया तो इट मीन्स के रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है जी। अच्छा जी, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स ऑन फोटोसिंथेसिस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कर दो, शेयर कर दो, या अगर आपको मेरी इस वीडियो से कोई बेनिफिट हो रहा है, फायदा हो रहा है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए एजुकेशनल पर्पसेस के लिए बेनिफिशियल है तो प्लीज इसको जरूर प्रमोट करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी फायदा हो सके। अच्छा जी, आपके पास फोटोसिंथेसिस के एक्सपेरिमेंट में ये डिफरेंट टाइप के एक्सपेरिमेंट्स हैं, टोटल 5 एक्सपेरिमेंट्स हैं। टेस्ट फॉर स्टार्च है, टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, टेस्ट फॉर सनलाइट, टेस्ट फॉर क्लोरोफिल, टेस्ट फॉर ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड, ठीक है जी। इंपॉर्टेंस ऑफ डी स्टार्चिंग, रीजन क्या होती है, हम डी स्टार्च करते क्यों हैं? टू अवॉइड एनी एग्जिस्टिंग स्टार्च इन द लीव्स इंटरफेयरिंग विद द रिजल्ट्स। अगर पहले से स्टार्च प्रेजेंट होगी तो वो मेरे रिजल्ट्स के साथ इंटरफेयर करेगी। एंड टू शो दैट एनी स्टार्च फाउंड आफ्टर द एक्सपेरिमेंट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कि मैं पहले डिस्चार्ज कर दूंगी, मैंने उसको सिर्फ चेक करना है कि जो मैं इन्वेस्टिगेशन मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, जो स्टार्च बनी है वो मेरे एक्सपेरिमेंट के दौरान बनी है, पहले की स्टार्च नहीं है। मेथड क्या है, आपने 2 डेज के लिए उसको डार्क में रख देना है, 48 आवर्स के लिए डार्क में रख देना है, सो दैट द एग्जिस्टिंग स्टार्च इज गोइंग टू बी यूज्ड in the form of glucose in the process of respiration by the plant, ठीक है जी। डी स्टार्चिंग, सॉरी डी स्टार्चिंग कह रही हूँ, आपने इसमें स्टार्च टेस्ट के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, चेक करने के लिए कि स्टार्च है या नहीं, आपने बॉइलिंग वाटर में लीफ को रखना है। वेन एवर देन आपने क्या करना है, बॉइलिंग एल्कोहल, ये वाटर बॉयल था, एल्कोहल को बॉयल नहीं करना, दैट इज बेसिकली वाटर इज बॉइलिंग, और आपने उसमें अपनी एल्कोहल रख दी है। तो इस ड्यूरेशन में आपके पास जो है ना, ड्यूरेशन में आपका जो बंसन बर्नर है या फ्लेम है टर्न ऑफ होना चाहिए, बिकॉज एल्कोहल इज हाईली फ्लेमेबल, ठीक है। फिर आपने इस तरह से इसको दोबारा वार्म वाटर में डिप करना है और आयोडीन टेस्ट कर लेना है।
अच्छा जी, here are some questions. Why is the leaf first boiled in the water? ठीक है, आपके पास, ताकि आप उसके अंदर जो क्यूटिकल है उसको ब्रेक डाउन कर सकें, आप लीव को सॉफ्ट कर सकें, आप लीव के अंदर के एंजाइम्स को डीनेचर कर सकें। एल्कोहल जो है दैट इज गोइंग टू डीकलराइज द लीव बिकॉज क्लोरोफिल इसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, दैट विल बी रिमूविंग द क्लोरोफिल। और इस तरह से ये सारे के सारे क्वेश्चन आंसर आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और इनको पढ़ते जाओ, ठीक है। ओके, टू शो द क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, टी स्टार्च अ प्लांट विद अ वेरीगेटेड लीव। वेरीगेटेड लीव ऐसे होते हैं कि जिसमें कुछ पोर्शन में क्लोरोफिल है और कुछ में नहीं है। अब स्टूडेंट मेरे से अक्सर सवाल पूछते हैं कि मैम ये जो वेरीगेटेड लीव है, जो लाइट या पेल ग्रीन है या जहाँ पे क्लोरोफिल नहीं है, क्या वो पोर्शन लिविंग होता है? अब दे आर आस्किंग दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो आपका क्या ख्याल है कि वो लिविंग होता है या नहीं होता? ठीक है, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना है। अच्छा जी, आपने डुरंटा प्लांट ले लिया, दैट इज द एग्जांपल ऑफ वेरीगेटेड लीफ प्लांट, ठीक है। इसको डार्क में रखा, डी स्टार्च हो गया। डी स्टार्च के बाद आपने इसका स्टार्च टेस्ट कर लेना है, कंफर्म करना है कि वाकई में डी स्टार्च हुआ भी है कि नहीं। और डी स्टार्च के लिए आपने ये वाला मेथड, सॉरी स्टार्च टेस्ट इस तरह से चेक करना है कि स्टार्च है भी या नहीं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपने क्या करना है, अब जब आपने कंफर्म कर लिया डी स्टार्चिंग के बाद स्टार्च टेस्ट करके कि हाँ जी इसमें स्टार्च खत्म है, देन आपने प्लांट को एक्सपोज कर देना है सनलाइट में, फोटोसिंथेसिस होगी, एक लीफ लेना है। मेक अ ड्राइंग टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ग्रीन पार्ट सच एज द पार्ट दैट कंटेन द क्लोरोफिल। ड्राइंग से आपको याद रह जाएगा कि भाई इस पार्ट में क्लोरोफिल था और इसमें नहीं था। डिकलराइज द लीफ, स्टार टेस्ट करेंगे, और आपने मेक अ ड्राइंग ऑफ द लीफ टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्लू ब्लैक कलर विच वाज फॉर्म ड्यूरिंग द आयोडीन टेस्ट, ठीक है। ऐसे आपने कर लेना है। विच पार्ट ऑफ द लीफ टर्न्स ब्लू ब्लैक व्हेन ट्रीटेड विद आयोडीन? ओनली द ग्रीन पार्ट। इसको ए बी करके या 1 2 करके भी लेबल कर सकते हो, लेकिन आपने की बना लेनी है कि ए इज इक्वल टू एब्सेंट क्लोरोफिल, बी इज इक्वल टू प्रेजेंट क्लोरोफिल, या वन में जो भी आपका दिल करे, ठीक है। अच्छा जी, व्हाट इज द कंट्रोल? जो इसमें हमारे पास ग्रीन पार्ट था, दैट एक्ट इज acting as a control. What is the control in this experiment? ये हो गया, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है, इस कार्बन डाइऑक्साइड नीडेड फॉर द फोटोसिंथेसिस? आपके पास इस डायग्राम की तरह से भी आ सकता है क्वेश्चन। आपने सोडा लाइम रखा है, जो इस पॉलिथीन बैग के अंदर एयर ट्रैप है, दैट इज गोइंग टू रिमूव, सोडा लाइम इज गोइंग टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम इट। तो अल्टीमेटली आपके पास वो फोटोसिंथेसाइज नहीं करेगा, बिकॉज आपकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, यूनिवर्सल इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की, दैट सेज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर दैट इज गोइंग टू मेक अप ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, ठीक है जी। और आपने इस तरह से ये सोडा लाइम, पोटेशियम या सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज कर लेने हैं, ठीक है जी। सिर्फ आपको मैं रिकॉल करवा रही हूँ, अगर आपने प्रोसीजर पढ़ना है तो आप डिटेल वीडियो इसको जरूर आप गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, आपको इस तरह से भी सेटअप दिया जा सकता है। अब इसमें ये क्या किया है, सोडा लाइम बाहर रख दिया है ताकि हमारे पास बाहर से जो अंदर एयर आ रही है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती रहे। अंदर आपने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन रखा है ताकि इस बेल जार के अंदर जो भी एयर है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाए। पॉलीथीन बैग इसलिए रखा है ताकि जो सॉइल की एयर स्पेसिस हैं उसके अंदर से जो एयर रिलीज होगी उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ना आए और एयर भी बाहर ना आए। आप इस तरह से भी एक्सपेरिमेंट को सेट कर सकते हैं, एक ही प्लांट के दो लीव्स के ऊपर आप रख सकते हैं ताकि हमारे पास आपको ज्यादा डिफरेंट प्लांट्स, इवन डिफरेंट पॉटेड प्लांट्स भी ना हो जाए। आपने, अच्छा, जब आपने ऐसे बेटे एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं ना, आपने कोशिश करनी है सेम स्पीशी के ऊपर आप लोग कर रहे हो, ठीक है। सो क्वेश्चंस पढ़ते जाएं। Why is potassium hydroxide solution is put in the one floss to absorb all the carbon dioxide? ठीक है। What happened to each leaf after testing presence of starch? आपने बताना है फ्लास्क ए में कोई चेंज नहीं आएगी, वहां पे फोटोसिंथेसिस होगी क्योंकि वहां पे वाटर है, वाटर इज नॉट गोइंग टू एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड। बट इन द बी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड था तो उसने कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लिया, यहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं आएगी और आयोडीन का अपना कलर आएगा।
ऑरेंज आएगा दैट शोज कि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं हुई। ठीक हो गया? ओके जी, जस्ट रीड आउट द क्वेश्चन। शाबाश, जल्दी जल्दी से क्वेश्चंस पढ़ते जाएं और आंसर्स देखते जाएं। अब यहाँ पर दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आपके पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है NaHCO3, दैट इज द सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जब आप हाइड्रिला प्लांट या वाटर प्लांट के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उसमें आप यूजुअली वाटर के अंदर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डालते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट डालते हैं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो और प्लांट फोटोसिंथेसाइज कर सके। जबकि सोडा लाइम, ये that is going to absorb CO2, that is making the plant deprived of the carbon dioxide, and due to this absence of carbon dioxide, plant will not do the photosynthesis. अच्छा जी, how can we find what gas is given off during the photosynthesis? आपने ऑपरेटर्स इस तरह से सेट कर लेना है और ये आपके पास दिया गया है हाइड्रिला प्लांट। ऐसी कंडीशन में आपने क्या करना है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को यूज करना है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे उसके बबल रिलीज हो और ये प्लांट फोटोसिंथेसाइज करे। अच्छा, आप एक चीज का ध्यान रखना है, जब कभी आपने किसी भी इन्वेस्टिगेशन में प्लांट को या किसी एनिमल को रखते हो, आपने इन्वेस्टिगेशन का टाइम स्टार्ट करने से पहले उस एनिमल को या प्लांट को थोड़ी देर के लिए उस न्यू एनवायरनमेंट में एक्लेमेटाइज होने देना है, एडजस्ट होने देना है। उसके बाद आपने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करनी है। ठीक है? इसलिए हम एक्लेमेटाइज या एडजस्ट होने देते हैं एनिमल या प्लांट को ताकि हमारे रिजल्ट्स खराब नहीं आए। ठीक है जी? और ग्लोइंग स्प्लिंट के थ्रू आपने चेक कर लेना है कि जो गैस यहाँ पर बबल्स कलेक्ट हो रहे हैं दैट इज ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है? ओके। अब हाउ टू इन्वेस्टिगेट द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट लाइट इंटेंसिटीज ऑन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस? आप लाइट सोर्स का डिस्टेंस चेक करेंगे, ठीक है, विद दैट ऑफ द प्लांट। और यूजुअली हम वाटर प्लांट ही यूज करते हैं, अदरवाइज लैंड प्लांट को हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, हैंडी नहीं होगा वो। ठीक है? अच्छा, ये सारा प्रोसीजर लिखा हुआ है बेटे, आपको मैंने कुछ मेन बातें बतानी है। ठीक है? आप जरा उनको ध्यान रखेंगे। जैसे जैसे डिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है, लाइट इंटेंसिटी कम कंसीडर होगी। जैसे लाइट इंटेंसिटी और सोर्स का डिस्टेंस, आपके पास सोर्स का और ये ऑपरेटर्स का डिस्टेंस कम होगा, लाइट इंटेंसिटी ज्यादा होगी। मोर लाइट इंटेंसिटी मोर फोटोसिंथेसिस। ठीक है? टिल अ पॉइंट के जहां पर आपके पास सारे के सारे क्लोरोप्लास्ट सैचुरेटेड हो जाएंगे विद दैट ऑफ द लाइट इंटेंसिटी, उस कंडीशन में आपके पास कोई और फैक्टर, लिमिटिंग फैक्टर बन जाएगा, जैसे कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर आपके पास टेम्परेचर बन जाएगा लिमिटिंग फैक्टर। क्योंकि लाइट तो आप प्रोवाइड किए जा रहे हो, क्लोरोप्लास्ट सारे सैचुरेटेड हैं, बट सम अदर फैक्टर हैज बिकम द लिमिटिंग नाउ। आपने इस तरह से देख लेना है। डिस्टेंस ऑफ लैंप है, कितने सेंटीमीटर है, नंबर ऑफ बबल्स। समटाइम आपको प्रिडिक्ट करना आ सकता है, डिस्टेंस कम है तो नंबर ऑफ बबल्स किसके, ऑक्सीजन के ज्यादा होंगे जो वहां पे प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है? और यहाँ पर ये लाइट इंटेंसिटी दी हुई है, ध्यान रखना है जैसे जैसे लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज हुई नंबर ऑफ बबल्स पर मिनट ज्यादा हो गए। समटाइम आपको नंबर ऑफ बबल्स पर 5 मिनट दिए जाते हैं और आप, एंड यू पीपल आर आस्क्ड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ बबल्स फॉर 1 मिनट, तो आपने सिंपली उसको 5 से डिवाइड कर देना होता है। ठीक है? अब ये क्वेश्चन है, why heat why the heat emitted by the light source may affect the experiment? अब जाहिर बात है इसमें से हीट भी तो एमिट होती है ना। आपने फिर क्या करना है, आपने इस तरह से कर देना है ऑपरेटर्स की सेटिंग के, आपने बीच में वाटर बीकर रख देना है, दैट इज ट्रैपिंग द हीट, लेकिन लाइट को आने देगा। ठीक है? हम टेम्परेचर इसलिए कंट्रोल करना चाह रहे हैं बिकॉज एंजाइमेटिक एक्टिविटी इज डिपेंडेंट अपॉन द टेम्परेचर। ठीक है जी? ओके। How can we investigate the effect of different temperatures on the rate of photosynthesis? अब आपने सेम दिया गया है, ठीक है, आपने क्या करना है, डिफरेंट टेम्परेचर्स। आपका स्टेप 4 है जी, काउंट द नंबर ऑफ बबल्स ओवर अ पीरियड ऑफ 5 मिनट, रिपीट दिस विद फ्यू टाइम्स टू ऑब्टेन द एवरेज रेट। आप टेम्परेचर को लो करने के लिए आइस डाल सकते हैं, रिमेंबर दिस थिंग। ठीक है? आपने क्या करना है, आपने टेम्परेचर के लिए प्रोवाइड करने के लिए हीट दे सकते हैं ताकि टेम्परेचर रेज हो जाए इस डिग्री तक।
ठीक है। और फिर उसके बाद आपने अपने रिजल्ट्स को टेबल की फॉर्म में देन ग्राफ की फॉर्म में प्लॉट कर लेना होता है। ठीक है। और अपने रिजल्ट्स को शो करना होता है। ठीक है जी। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, इसको जरूर कर लेना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अच्छा जी, ये लीजिए जनाब। टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज हुआ 45 तक गया, नंबर ऑफ बबल्स पर मिनट ज्यादा हुए, बट 60 पे जीरो एकदम से क्यों हो गया? बिकॉज एंजाइम गॉट डीनेचर्ड ओवर हियर। ठीक है। अब याद रखना है, ब्लू एंड रेड लाइट पे ज्यादा नंबर ऑफ बबल्स होते हैं। ठीक है। ग्रीन और येलो पे, ग्रीन पे तो बहुत कम नंबर ऑफ बबल्स होंगे। ठीक है। क्योंकि लाइट एब्जॉर्ब ही नहीं होती, दैट इज रिफ्लेक्टेड। ओके जी। अब डिफरेंट कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। ठीक है। सेम आपने लैंप रखना है, 60 वाट का बल्ब रखा, उसको डिस्टेंस को आपने छेड़ना नहीं है, आपने डिफरेंट कंसेंट्रेशंस, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की डिफरेंट कंसेंट्रेशन ले लेनी है। ठीक है। जितनी ज्यादा कंसेंट्रेशन होगी उतनी ज्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड आएगी। आपने सेम टाइम पीरियड रखना है, सेम वॉल्यूम रखना है, सेम प्लांट स्पीशी रखनी है, और आपने सिर्फ चेंज क्या की है? कंसेंट्रेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है जी, हाउ कैन वी डिमॉन्स्ट्रेट द प्रेजेंस ऑफ स्टोमेटा इन द लीफ? अच्छा, अब यहाँ पर ये जब मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, अक्सर बच्चे इस डायग्राम को देखते ही कहते हैं जी हॉट वाटर है तो एंजाइम डीनेचर हो गए। बेटा हम क्वेश्चन तो देखो, स्टोमेटा को हम चेक कर रहे हैं तो इसमें एंजाइम का हमने लिंक नहीं करना क्वेश्चन में। पिक अप of fresh leaf with pair of forceps and hold the leaf below the surface of water. Water should be approximately 75 डिग्री सेल्सियस हाई। अब बच्चे कहते हैं भाई यहाँ पे तो आपके पास एंजाइम डी नेचर हो गए। बेटे मैं नंबर ऑफ बबल्स कैलकुलेट कर रही हूँ, टेम्परेचर मैंने इसलिए हाई रखा है ताकि जो स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स के सराउंडिंग में जो एयर है वहां पर गैसेस की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाए और वो जल्दी जल्दी स्टोमेटा के थ्रू बाहर आ जाए। ठीक है। इस तरह से आपको नंबर ऑफ बबल्स आते जाएंगे नजर, तो आपने उनको काउंट कर लेना है। ठीक है। ओके जी। इस क्वेश्चन पे आके जी बच्चे एंजाइम वाली बात लगा देते हैं, वो ऐसा कुछ नहीं है, काइनेटिक एनर्जी के साथ आपने इसको रिलेट कर देना है। ओके। एक्सपेरिमेंट्स ऑन रेस्पायरेशन। ठीक है। इस तरह से आ सकता है, लाइव कॉकरोच है, लिविंग कॉकरोच है, कैंडल है, डेड कॉकरोच है, यहाँ पे कैंडल है। दैट इज सोक्ड इन द फॉर्मेलिन टू प्रिवेंट डिके। अल्टीमेटली डेड कॉकरोच है तो हमारे पास उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको डिकम्पोज करना शुरू कर देंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो रेस्पायर करेंगे, तो रेस्पायरेशन से क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी और वो ऑक्सीजन को यूज करेंगे, हमारे रिजल्ट के ऊपर इफेक्ट आ सकता है। दैट्स व्हाई दैट इज एंटीसेप्टिक फॉर्मेलिन सोल्यूशन में आपने या मिल्टन सोल्यूशन में उसको डिप करके कर दिया है। अच्छा जी। नोट द टाइम टेकन बाय द कैंडल फ्लेम टू गो ऑफ। ठीक है। नेक्स्ट, इस तरह से आपके पास इन्वेस्टिगेशन आ सकती है। ठीक है। देखते जाना है बेटा, अब टाइम बहुत शॉर्ट है और हमारे पास मुकाबला बड़ा सख्त है। ठीक है जी। ओके। अब यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखने का पर्पस ये है, दैट इज गोइंग टू एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड। लाइम वाटर यहाँ पे इसलिए रखा है ताकि हम चेक कर सकें, कंफर्म कर सकें, इंश्योर हो सकें दैट कार्बन डाइऑक्साइड विच इज कमिंग इन दिस वे दैट इज ऑलरेडी एब्जॉर्ब बाय द कास्टिक पोटाश या KOH ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया है। और सिर्फ जो आपके पास एयर जा रही है स्नेल तक, दैट इज हैविंग ओनली द ऑक्सीजन। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये रेस्पायर करेगा, ऑक्सीजन यूज करेगा, CO2 प्रोड्यूस होगी। CO2 शुड भी यहाँ पर लाइम वाटर में आ जानी चाहिए और वो आके इसको चौकी या मिल्की कर देना चाहिए। दैट विल बी कंफर्मिंग के जी यहाँ पे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हुई है दैट इज बाय द स्नेल, क्योंकि हम जो एयर आ रही है उसके अंदर से हमने कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर रिमूव कर ली है।
ठीक है, इस तरह से भी एक्सपेरिमेंट सेट हो सकता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, रेड हाइड्रोजन कार्बोनेट इंडिकेटर भी रख सकते हैं। यहाँ पर आपने रखा था प्रीवियस एक्सपेरिमेंट में लाइम वाटर। लाइम वाटर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल्की हो जाता है, जबकि आपके पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इंडिकेटर अपना कलर चेंज करेगा, येलो या पर्पल हो सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। ये अभी मैं आपको की दिखाऊंगी, जो एग्जामिनर ने आपको की दी होगी ना बेटे इंडिकेटर की, आपने उसके हिसाब से चलना है। बेल जार में माउस रख दिया, ठीक है जी। अब एयर आई और एयर आउट हो गई। यहां पर हमने कार्बन डाइऑक्साइड को, बेसिकली इसका पर्पज है CO2 को रिमूव करवाना। जब CO2 की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो हाइड्रोजन कार्बोनेट इंडिकेटर कलर चेंज कर लेगा। फिर ये माउस रेस्पायर करेगा, CO2 प्रोड्यूस होगी, CO2 इधर आएगी, CO2 ज्यादा होगी तो इस हाइड्रोजन कार्बोनेट इंडिकेटर का कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने। What would you set up as a control of this experiment? सोचें, सेम होगा except that of the factor you are investigating, that is the mouse. आप frog रख सकते हैं उसमें, ठीक है, बट अगर आप फ्रॉग रख रहे हैं, ठीक है, तो उनका मेटाबॉलिक रेट डिफरेंट होता है, दैट्स वाई आप फ्रॉग के साथ इसको रिप्लेस नहीं कर सकते कंट्रोल सेटअप में। ठीक है, बिकॉज फ्रॉग का मेटाबॉलिक रेट डिफरेंट है। अगर आप उसमें प्लांट रख रहे हैं तो आपने याद रखना है कि प्लांट बेल जार को बाहर से कवर कर देना है, ताकि दैट इज नॉट गोइंग टू डू द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, कॉमन कॉमन चीजें हैं, बहुत बेसिक चीजें हैं जिनका आपने जरूर ध्यान रख लेना है। अच्छा जी, फिर क्या होना चाहिए इसका, आप बताइए कंट्रोल क्या होना चाहिए। ऐसे भी एक्सपेरिमेंट आ सकता है, इस तरह से भी ऑपरेटर्स हो सकता है। माउस क्या करना है अब, क्या होना चाहिए कंट्रोल, डेड या एम्प्टी। हम कोशिश करेंगे कि एम्प्टी जार रख लें, ठीक है, बिकॉज जो आपके पास माउस है, डेड माउस, दैट विल डिकम्पोज और बैक्टीरिया वहां पे रेस्पायर करके हमारे रिजल्ट को इंटरफेयर कर सकते हैं। ओके जी, इन्वेस्टिगेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इस तरह से भी आपको दिया जा सकता है। ये मैं इसकी की बात कर रही थी। हाइड्रोजन कार्बोनेट इंडिकेटर अगर रेड है दैट इज न्यूट्रल पीएच है, येलो हो गया है बेटा तो इसका मतलब है एसिडिक कंडीशन है, और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि एसिडिक गैस है, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो वाटर के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाती है और एसिड आपको येलो कलर दे देगा। अल्कलाइन है, पीएच आपके पास ज्यादा हो गई है तो दैट इज पर्पल। और ये कब होगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। जी जनाब। अब ये मेरे पास कंट्रोल के तौर पे एक्ट कर रहा है क्योंकि इसमें हमारे पास कोई भी चीज CO2 को प्रोड्यूस नहीं कर रही। इंडिकेटर आपके पास यहाँ पे अपना कलर चेंज कर लेगा। ओके जी, आप खाली इंसेक्ट के साथ नहीं, आप सीड्स के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, वायर गॉस के ऊपर आपने कॉटन वूल रख दिया, मॉइस्ट है ताकि सीड जर्मिनेट करें। दूसरी तरफ आपने बॉइल्ड कर ली है सीड और उनको सरफेस को स्टीराइल कर लिया है ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाली बात आ जाएगी। ठीक है, देखते जाए बेटा जी, किसी भी टाइप का आपको ऑपरेटर्स दिया जा सकता है। ठीक है, अच्छा जी, ये बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन, यहाँ पर आपके पास ग्लूकोज एंड यीस्ट सस्पेंशन है, थिन लेयर ऑफ ऑयल है, ऑयल एनारोबिक कंडीशन, एनारोबिक कंडीशन जनरेट कर देगा ऑयल, बॉइलिंग ट्यूब या टेस्ट ट्यूब कह लें इसको। कॉर्क लगा के आपने डिलीवरी ट्यूब यहाँ पे लगाई, टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर डाल दिया, आप इंडिकेटर भी डाल सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट इंडिकेटर भी डाल सकते हैं। ठीक है, ओके। सम टाइम पेपर में आ जाता है कि जी लाइम वाटर की जगह क्या यूज करें या हाइड्रोजन कार्बोनेट इंडिकेटर की क्या जगह क्या यूज करें, तो आपने दोनों याद रखने हैं। लाइम वाटर भी कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में कलर चेंज करता है और हाइड्रोजन कार्बोनेट इंडिकेटर भी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में कलर चेंज कर लेता है। अच्छा जी, इफ ऑपरेटर्स इज लेफ्ट फॉर मेनी डेज नो बबल्स आर गिवन ऑफ, गिव टू रीजन, दो रीजन है जी। नंबर वन क्या है, ग्लूकोज खत्म हो जाएगा,
और यीस्ट डेड हो जाएगी। तो अल्टीमेटली कुछ दिनों के बाद यहाँ पे नंबर ऑफ बबल्स आने बंद हो जाएंगे, बिकॉज नो यीस्ट नो ग्लूकोज, और जो यीस्ट थी सारी की सारी उसने ग्लूकोज यूज कर लिया इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ग्लूकोज इज फिनिश्ड। सो जब फूड खत्म है तो यीस्ट डेड हो जाएगी। ठीक है। अच्छा जी, अब ये इन्वेस्टिगेशन लिखी गई है, बहुत लंबा, पढ़ने में भी मुझे प्रॉब्लम है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, अपने फारिग टाइम में आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये वही सारा कुछ दिया हुआ जो मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है जी। ओके, जस्ट वेट भाई। अच्छा जी, कॉल आ रही थी मेरे स्टूडेंट की, आपने परेशान नहीं हो जाना। ठीक है। ओके, चलिए जी, अभी ये टाइम सिर्फ आप लोगों की वीडियोस के लिए है, तो अभी नो कॉल राइट नाउ। ओके जी। नाउ कमिंग टुवर्ड इन्वेस्टिगेशन ऑफ हीट प्रोडक्शन ड्यूरिंग रेस्पायरेशन। अब हीट भी जारी बात है प्रोड्यूस होती है रेस्पायरेशन के रिजल्ट में। ऑपरेटर्स इस तरह से आपने सेट करना है। देख लो ऑपरेटर्स, आपके पास कॉटन वूल है, आपके पास सीड्स हैं, पी सीड्स हैं, मिल्टन सॉल्यूशन मिल्टन, या इसकी जगह आप फॉर्मलिन भी यूज कर सकते हैं। रिमेंबर, दीज आर द प्रिजर्वेटिव्स हैं, बैक्टीरिया वगैरह को किल कर देते हैं, एंटीसेप्टिक्स होते हैं। ठीक है, ताकि हमारे पास बैक्टीरियाज की ग्रोथ ना हो। अच्छा जी, अब ये देखें, ये डेड है ना सीड्स, तो अब आप इन्हें, इसमें क्या करना है, जब सीड डेड है तो इसमें एंजाइम डेड है, डी नेचर है, तो हमारे पास यहाँ पे जर्मिनेशन नहीं होगी। जर्मिनेशन में डेफिनेटली लिविंग सीड्स हैं तो वो रिस्पायर करेंगे और हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, तो इसका टेम्परेचर रेज हो जाएगा, और जबकि इसका बी का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। अब इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। व्हाई थर्मोस फ्लास्क इज यूज्ड? इट प्रिवेंट द हीट फ्रॉम एस्केपिंग व्हिच इज बीइंग चेक्ड ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। व्हाट इज द पर्पस ऑफ कॉटन प्लग? इट इज गोइंग टू हेल्प द गैसियस एक्सचेंज बिटवीन द सीड्स एंड द एनवायरमेंट। ठीक है, एंटीसेप्टिक सोल्यूशन क्यों यूज किया? ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वहां पे ग्रोथ ना हो और हमारे उनकी रेस्पिरेशन की वजह से हमारे रिजल्ट इंटरफेयर ना हो जाए। विच थर्मोस विल शो हाई टेम्परेचर? दैट इज ए। जस्टिफाई आंसर 4 बिकॉज इट इज हैविंग लिविंग सीड विच आर गोइंग टू रिस्पायर, या जर्मिनेटिंग सीड आप कह सकते हैं। क्यों हमने फिल नहीं किया प्रॉपरली? टू अवॉइड एयर, to provide air for the seeds to respire। ठीक है, वाई फ्लॉस्क इज इन्वर्टेड अपसाइड डाउन? ताकि आप टेम्परेचर, इसकी तीन रीजन है, तीनों रीजन ये हैं। पहली नंबर वन है, इट विल मेक रीडिंग फॉर थर्मोमीटर इजियर, मुझे थर्मोमीटर को इजीली मैं रीड आउट कर सकूंगी। हॉट एयर राइजेस अप, इन्वर्टिंग ऑफ फ्लास्क विल इंश्योर दैट द हीट इज नॉट एस्केपिंग फ्रॉम द कॉटन वूल, वो ऊपर चली जाएगी, ऊपर ट्रैप हो जाएगी। नंबर थर्ड पे है जी, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इन रेस्पिरेशन इज हैवियर गैस, इट विल एस्केप फ्रॉम द कॉटन वूल, क्योंकि हमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए। ठीक है। एक्सपेरिमेंट्स ऑन ट्रांसपायरेशन, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, हाउ कैन यू शो ट्रांसपायरेशन इन द पॉटेड प्लांट? आपने कुछ ऑपरेटर्स इस तरह से सेट कर लेना है। ठीक है, ऊपर डिटेल्स लिखी हुई हैं। अब ट्रांसपायरेशन हम चेक कर रहे हैं, आपने बेल जार्स लिए, आपने क्यों ए में पॉटेड प्लांट को कवर किया है? ताकि सॉइल के अंदर जो मॉइस्चर है वो बाहर निकल कर ना आ जाए। ए में लीव्स है, जबकि यहाँ पे लीव्स कट कर दिए हैं, बिकॉज वी आर शोइंग ट्रांसपायरेशन मेनली हैपेंस थ्रू द लीव्स। ठीक है, जब बी बेचारे के पास लीव्स ही नहीं है तो कहाँ से ट्रांसपायरेशन होगी? ठीक है। अच्छा जी। ओके। अच्छा जी, अब हमने ड्राई कोबाल्ट क्लोराइड पेपर यूज करना है, जो ब्लू से पिंक हो जाएगा, या फिर एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। बेटा जी, इन दोनों के नाम याद कर लो। ट्रांसपायरेशन एक्सपेरिमेंट में या नंबर ऑफ स्टोमेटा ऑन अपर एंड लोअर सरफेस में, ये दो आपके पास केमिकल्स हैं जो आपने यूज करने हैं। नंबर वन इज ड्राई कोबाल्ट क्लोराइड पेपर। इसका ओरिजिनल कलर ब्लू है, पानी की प्रेजेंट ट्रांसपायरेशन जब होगी, वाटर आएगा, वाटर की मॉइस्चर की वजह से वो पिंक हो जाएगा। एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है जो ओरिजिनली व्हाइट होता है, बट वो टर्न हो जाएगा ब्लू अगर वाटर होगा। एंड वाटर हम कहां से ला रहे हैं? फ्रॉम ट्रांसपायरेशन। ठीक है जी, दो केमिकल है, याद कर लें, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। ठीक है। ओके जी, अब नेक्स्ट आपके पास आ जाता है। ठीक है, ये सारी प्रोसीजर, रिजल्ट्स और डिस्कशन लिखी हुई है, मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं इसको जब रखूंगी, क्या कहते हैं,
इसकी जब ट्रांसपायरेशन होगी तो बेल जार के साथ आपके पास वाटर वेपर्स ट्रांसपायर होके कंडेंस होके इकट्ठे हो जाएंगे, और फिर मैं जब इसको हटाऊंगी बेल जार के अंदर, मैं अपने ये कोबाल्ट क्लोराइड पेपर रख के देखूंगी तो वो पिंक हो जाएगा, जबकि इसमें वो पिंक नहीं होगा क्योंकि वहां पे मॉइस्चर कंटेंट था ही नहीं। ठीक हो गया जी। ओके, आगे चलते हैं। आपको इस तरह से वाटर वेपर्स इकट्ठे हो जाएंगे, कंडेंस होके ड्रॉपलेट्स हो जाएंगे। ठीक है जी। अब स्टोमेटा के थ्रू ही थ्रू लीव्स हो रही है ट्रांसपायरेशन, तो आपने ऑपरेटर्स इस तरह से सेट कर लेना है। यहाँ पर चूंकि वाटर बीकर है, ट्विग है हमारे पास, तो हमने क्या करना है, ऊपर ऑयल डाल देना है, दैट इज गोइंग टू वैक्सी लेयर बन जाएगी ना, तो ट्रांस यहाँ से वाटर इवेपोरेट नहीं हो सकेगा। ठीक है। अब हमने यहाँ पे पेट्रोलियम जेली लगा दी है, द लीफी ट्विग विद पेट्रोलियम जेली ऑन द स्टेम। सारे स्टेम पे हमने पेट्रोलियम जेली लगाई है, बिकॉज हम चेक कर रहे हैं कि ट्रांसपायरेशन मेनली लीव से होती है। ठीक है। ट्रांसपायरेशन आपको मैंने बताया था, अपने स्टूडेंट्स को बताया हुआ है। ठीक है, कि लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन होती है, स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन होती है। ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास और क्यूटिकल ट्रांसपायरेशन भी हो सकती है। ठीक है, तीन टाइप्स की ट्रांसपायरेशन है, क्यूटिकुलर, स्टोमेटल, ठीक है, और लेंटिकुलर। तो यहाँ पे हम बेसिकली चेक कर रहे हैं कि आपके पास स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन को, क्योंकि लेंटिसल्स होते हैं स्टेम के अंदर ओपनिंग होती है वहां से। ठीक है, और अल्टीमेटली इसके ऊपर क्यूटिकल ट्रांसपायरेशन तो बहुत ही कम होती है। ठीक है। ऑपरेटर ऐसे सेट कर लिया आपने। अल्टीमेटली ट्रांसपायरेशन आपने देखना है कि इसमें तो बिल्कुल नहीं होगी और इसमें होगी। ठीक है, सेम आप कोबाल्ट क्लोराइड पेपर यूज करके चेक कर सकते हैं, आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। ऐसे भी आपको दिया जा सकता है, पॉलीथीन बैग आपने लगा दिया। ठीक है। द वन enclosing plant A become misty while nothing can be noticed in one that is closed plant B। ठीक है। एनहाइड्रस कोबाल्ट क्लोराइड पेपर ले लो। ठीक है, दैट इज ड्राई है, वो ले लेंगे, व्हाइट टू ब्लू हो जाएगा, या एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट ले लो। ठीक है, इस तरह से आपने अब शो करना है कि लीफ की किस सरफेस के ऊपर स्टोमेटा होते हैं। अपर और लोअर सरफेस दोनों पे आपने इस तरह से ग्लास स्लाइड्स लगाकर लगा देना है कोबाल्ट क्लोराइड पेपर। जहां पे कोबाल्ट क्लोराइड पेपर जल्दी पिंक हो जाएगा, जिस सरफेस पे, उसमें क्या होंगे, स्टोमेटा ज्यादा होंगे, बिकॉज स्टोमेटा आर द रीजन जहां से आपके पास ट्रांसपायरेशन होती है। ठीक है, क्विक बता रही हूँ आपको ताकि डेफिनेटली नॉलेज आप सबके पास है अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ आपका रिकैप करवा रही हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं आए। फिर आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है जी। ओके, द क्वेश्चंस आर गिवन ओवर हेयर, जल्दी से पढ़ लें, एक्सप्लेन मैं आपको सब कर चुकी हूँ। ठीक है। ओके, अगेन, टू ऑब्जर्व द रिलीज ऑफ एयर बबल फ्रॉम द लीव्स प्लेस इन द हॉट वाटर। और आपने अल्टीमेटली रिजल्ट के लोअर एपिडर्मिस से ज्यादा बबल्स आएंगे, बिकॉज लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा है, ऊपर की सरफेस पे बबल्स कम होंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम कर रहे हैं मेजरिंग रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। ठीक है, एटीपी के ये इन्वेस्टिगेशन है, इस टॉपिक के ऊपर, पोटोमीटर के ऊपर मेरी एक डिटेल्ड प्रेजेंटेशन ऑलरेडी बनी हुई है। आप कोशिश करें कि आप वहां पर उस पे जाकर पोटोमीटर वाली जो वीडियो है आप उसको डिटेल में देख लें। आपको क्विक 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 रिकैप दिखा रही हूँ। ठीक है जी। इस तरह से आपने स्प्रिंग बैलेंस लिया, आपके पास ये ग्लास है, टेस्ट ट्यूब है, इसमें ऑयल डाला ताकि यहाँ से हमारे पास ट्रांसपायरेशन, वाटर इवेपोरेट ना हो, ट्रांसपायरेशन सिर्फ हो यहाँ से लीव से। आपने स्टार्टिंग और एंड में जो इसका वेट है वो मेजर कर लेना है, और ये फॉर्मूला यूज कर लेना है, लॉस इन मैस। ठीक है, स्टार्टिंग में अल्टीमेटली ज्यादा होगा जब इसको रखेंगे आप थोड़ी देर के लिए, 5 आवर्स के लिए शूट को, तो ट्रांसपायर होगा, वाटर लॉस होगा, और आपने इस तरह से निकाल लेना है आंसर। ठीक है जी। अब आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी आप ये जो आपके लैब कंडीशन में वेइंग बैलेंस होता है उसके ऊपर आपने इसको रख के किया था, वेट किया है। ठीक है। अच्छा जी, टॉप पैन बैलेंस इसे कहते हैं कि इसके ऊपर आपने टॉप के ऊपर, इसके ऊपर पैन रख सकते हैं कोई भी।
और अगेन सेम फॉर्मूला आपने यूज कर लेना है, लॉस इन मास, स्टार्टिंग ए इज द स्टार्टिंग, बी इज द फाइनल, और पर और आपने निकालना हो तो 5 है, 5 में जितना आएगा उसको 5 से डिवाइड कर देंगे। अच्छा, पोटोमीटर के ऊपर मैंने आपको बता दिया, डिटेल्ड वीडियो बनी हुई है बेटा, वहां से आप जरूर चेक कर लीजिएगा, बस स्लाइड्स को एक बार देखते जाइए क्योंकि मेरी ये वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, यू माइट गेट बोर्ड, ठीक है, बट बोर नहीं होना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। अच्छा जी, ये देख लें हम बेसिकली, पोटोमीटर मेजर्स द रेट ऑफ अपटेक ऑफ वाटर फ्रॉम अ प्लांट, ठीक है, और हम ये कंसीडर करते हैं प्लांट स्टेडी स्टेट में है, तो दैट इज रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ वाटर अपटेक बाय द प्लांट, ठीक है जी। तब हम जब स्टेडी स्टेट में प्लांट को कंसीडर करें देन वी कैन यूज द पोटोमीटर फॉर द चेकिंग मेजरिंग द ट्रांसपायरेशन, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर डिफरेंट आपके पास लेबल्ड पार्ट के क्या फंक्शन है, रेजरवायर क्या होता है, दैट कैन बी यूज टू रिफिल द ऑपरेटर्स विद द वाटर, ताकि हम एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर सकें, रीसेट कर सकें। एयर बबल है वो मूवमेंट शो करेगा ताकि हम चेक कर सकेंगे कितने डिस्टेंस पे कितना वाटर बबल मूव किया, एंड दैट इज शोइंग कि वाटर अपटेक हो भी रहा है या नहीं। कैपिलरी ट्यूब एंड स्केल है, दैट इज इफ यू नो द डायमीटर ऑफ द ट्यूब यू कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर टेकन अप बाय द प्लांट, ठीक है जी। अच्छा जी, अब है बीकर है आपके पास, ठीक है, आप इसको टिल्ट करके इसमें एयर बबल इंसर्ट कर सकते हैं। रेजरवायर आपके पास ऑपरेटर्स को रीसेट करने के लिए यूज हो गया। आपको हाउ यू पीपल आर गोइंग टू प्रिपेयर द ट्विग फॉर द पोटोमीटर, आपने ये सारी दी गई हैं, आपने इसको स्लांटिंग वे में कट करना है ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए, अंडर द वाटर कट करना है ताकि जो जाइलम वेसल में वाटर जो कॉलम है उसमें ब्रेक ना आ जाए, ब्रेक आ गई तो एयर बबल आ जाएगा और उसमें फिर अल्टीमेटली ट्रांसपायरेशन बहुत इफेक्ट हो सकती है, ठीक है जी। ओके, here are some factors which are going to affect the rate of transpiration, ठीक है, और वो आप इस तरह से इसको चेक कर सकते हैं। मैं स्पीड में इसलिए हूँ बिकॉज पोटोमीटर के ऊपर डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे प्रेजेंट है, ठीक है जी। ओके, यू कैन हैव अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, डिटेल्ड वीडियो प्रेजेंट है, आपने देख लेनी है, डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, वहां पे चेक कर लीजिएगा। ओके, नाउ इम्पोर्टेंट टॉपिक इज ट्रॉपिज्म, ठीक है, फोटोट्रॉपिज्म, जियो और द ग्रेविट्रॉपिज्म। इसके लिए आपने क्या करना होता है, शू बॉक्स लिया, एक विंडो बनाई, आपने पेट्री डिश में कॉटन वूल रखा दैट इज मॉइस्ट, और सीड्स ऊपर रख दिए, ठीक है, आपने डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ चेक करनी है, जहां से लाइट आएगी आपका शूट उस साइड पे टर्न हो जाएगा। जियोट्रॉपिज्म में आप ये देख सकते हैं कि उसने सीड्स को सोक सम ब्रॉड बीन या किडनी बीन्स इन वाटर फॉर अ डे और अ टू टू बिगिन द जर्मिनेशन, एंजाइम एक्टिव हो जाएंगे, जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगी। इंसर्ट द सीड जस्ट इनसाइड द ग्लास और अ बीकर ऑफ सॉइल, ठीक है, ये ग्लास है, इसके अंदर मैंने सॉइल डाली है, या बीकर है इसके अंदर सॉइल डाली है और मैंने इसमें सीड्स डाल दिए हैं ताकि मुझे विजिबल नजर आ सके, मैं इन्वेस्टिगेशन कर रही हूँ। मैं सॉइल में डाल दूंगी तो मैं जमीन के अंदर डाल दूंगी तो बेटा मैं कभी भी उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। तो ये मेरे पास ग्लास बीकर था, शीशे का बीकर है जिसमें मैं चेक कर रही हूँ। प्लेस अ सीड इन अ नंबर ऑफ डिफरेंट ओरिएंटेशन, आफ्टर अ फ्यू डेज चेक द डायरेक्शन ऑफ द रूट। अब ये भी आपको आ सकता है कि जी अब आप इसमें रूट की डायरेक्शन बनाए, तो मैं आपको अभी बता देती हूँ कि आपके पास जनाब जी इस तरह से इसकी तो सिंपल ऐसे बन जाएगी रूट, इसकी रूट ऐसे बनेगी, और जो है इसकी भी ऐसे बन जाएगी, ठीक है, ये आपको रूट की जियोट्रॉपिज्म दिखा दी जाएगी, ठीक है। और अगर आपने शूट का बनाना है तो आपको पता होना चाहिए, एक तो मुझे ये समझ नहीं आ रही, कलर चेंज करना आ गया मुझे, ओके, आपने शूट बताना है तो शूट के ऊपर जाएगा, इसमें भी हमारे पास ये फोटोट्रॉपिज्म जहां से लाइट आ रही होगी ना बेटा आपके पास ये वहां पे जाएगा, ठीक है, इस तरह से डन हो गया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है या आपको समझ आ रहा है, आपको बेहतर लग रही है तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो,
ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये इनका कंपैरिजन दिया गया है, आप देख सकते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके जी। क्लिनोस्टेट दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, इस तरह का कुछ ऑपरेटस होता है, ठीक है, दैट इज यूज्ड फॉर द कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स in the tropism, geotropism, gravitropism, or phototropism. It contains a cork disc which can be set to rotate in a vertical or horizontal plane by the motor. ये मोटर लगी है, आप इस डायरेक्शन में कर लो, ऊपर कर लो, कोई इशू नहीं है। Basically, the purpose of using the clinostat is that it is going to cancel out the effect of unilateral light and gravity by rotating the disc. And it is going to make the factors uniform or even distribution. जब क्लिनोस्टेट के ऊपर मैं प्लांट को लगाकर रोटेट करवाऊंगी तो किसी एक डायरेक्शन से लाइट इफेक्ट नहीं करेगी, किसी एक डायरेक्शन से ग्रेविटी इफेक्ट नहीं करेगी, वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी लाइट की भी और ग्रेविटी की भी, हर तरफ से वो आ रही है क्योंकि ये आपके पास रोटेट कर रहा है। दैट इज यूज इन द कंट्रोल एक्सपेरिमेंट ऑफ द ट्रॉपिज्म। ठीक हो गया। सो एक्सपेरिमेंट आपने क्या करना है, सोक अबाउट 20 पीस इन वाटर फॉर अ डे। 20 अच्छी अमाउंट लेनी है, कम अमाउंट के सीड्स के साथ हो सकता है, कुछ सीड वैसे बेचारे उनमें फॉर्टिलेटेड प्रॉपर ना हो, उसमें फूड ना हो, वो खराब हो जाए, तो अच्छी अमाउंट में लेंगे तो रिजल्ट आपका कंपैरेटिवली अच्छा आएगा। मैंने आपको स्टार्ट में भी इन्वेस्टिगेशन में एटीपी में के शुरू की स्लाइड्स में बताया था कि कम नंबर की ऑर्गेनिज्म के साथ आपकी वर्किंग रिलायबल रिजल्ट्स नहीं देती। सो मोर एक्यूरेट या फाइन रिजल्ट्स के लिए आपको क्या करना है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ज्यादा रखना होता है। ठीक है। आफ्टर 3 days चूज 12 सीडलिंग्स, आपके ऊपर डिपेंड करता है, विद स्ट्रेट रेडिकल एंड पिन 6 of these टू द टर्न टेबल ऑफ अ क्लिनोस्टेट। ये जो टर्न टेबल दिया गया जो रोटेट करेगा, सो दैट रेडिकल्स आर हॉरिजॉन्टल। ठीक है। पिन अनदर 6 सीडलिंग जो 12 में से आपने चूज किए हैं टू अ कॉर्क दैट विल फिट इन अ वाइड माउथ जार, उसमें आपने जार में रख दिया है इसको। लीव द जार ऑन इट साइड, किसी भी एक साइड पे छोड़ दें। ठीक है। ये आपके पास क्लॉकवाइज क्लिनोस्टेट रोटेट करेगा। ठीक है। टर्न टेबल है, इसके ऊपर घूमता जाएगा, तो अल्टीमेटली हमारे पास हर तरफ से जो है उसके ऊपर इफेक्ट हो रहा है। ठीक है। जो भी आप फैक्टर चेक करें, आइदर दैट इज ग्रेविटी और द लाइट, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो आप चेक कर रहे हैं रेडिकल्स के ऊपर। ओके जी। ठीक है। यहाँ पे रिजल्ट्स भी दिए गए हैं और इंटरप्रिटेशन भी दी गई है। बेसिकली आपने क्लिनोस्टेट का पर्पस क्या बताना है बेटे, दैट इज नलिफाई द इफेक्ट ऑफ यूनिलेटरल लाइट एंड द ग्रेविटी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेगा दोनों फैक्टर्स की, और आपके पास जो रेडिकल है या अगर प्लूम्यूल आ जाता है तो वो स्ट्रेट ग्रो करेंगे। यहाँ पर चूंकि ग्रेविटी का इफेक्ट हो रहा है तो ये नीचे की तरफ बेंड हो रहा है। ठीक है। ये लाइट के लिए कुछ इस तरह से आपने करना है, साइड से लाइट आ रही है, लाइट आ रही है, बट क्लिनोस्टेट पे रोटेट कर रहा है तो अल्टीमेटली स्ट्रेट ही ग्रो करेगा। ठीक है। ओके जी। रिजल्ट्स एंड इंटरप्रिटेशन, पिक्चर बना सकते हैं आप। ठीक है, क्योंकि टेक्स्ट रीडिंग दैट इज नॉट माय स्टाइल। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है दैट इज ओके। नाउ कमिंग टुवर्ड द इन्वेस्टिगेशन, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी बाय यूजिंग क्लिनोस्टेट। ठीक है जी। ये सीडलिंग है, इनकम्प्लीट डार्कनेस में आपने रखा है, बिकॉज हम फोटोट्रॉपिज्म को यहाँ पे चेक नहीं कर रहे। ये चीज याद रखनी है, जब आप ग्रेविट्रॉपिज्म में कर रहे हैं तो प्लांट जो सीड्स हैं आपको वो डार्क में होने चाहिए। ठीक है। ब्लॉटिंग पेपर इसलिए रखा है ताकि वो जर्मिनेट करते रहे, ग्रो करते रहे। ठीक है। अच्छा जी, मार्किंग्स हमने लगाई हैं ताकि हम लेंथ मेजर कर सकेंगे जी किस पॉइंट पे, किस नंबर 1 2 3 4 5 मार्किंग पे जो बेंडिंग या ग्रोथ ज्यादा हो रही है। ठीक है। ठीक है जी। Okay, does the direction of growth of seedling in clinostate X is going to change? The radicals of the seedling in clinostate X bend downward in response to the gravity और या pull of gravity या gravitropism की बेस पे। ठीक है जी। Y में क्या है? Clinostate Y is acted on by gravity. The radical will grow straight horizontally, और क्योंकि हमारे पास clinostate
इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ग्रेविटी। ठीक है जी। वाई का पर्पस क्या है क्लिनोस्टेट के साथ? दैट इज द कंट्रोल टू मेक द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ग्रेविटी। इट कैंसल आउट द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ओके जी। फोटोट्रॉपिज्म अब शूट में देखनी है तो अल्टीमेटली इसमें हमने रेडिकल्स को फोकस नहीं करना, इसमें हमने अब पॉटेड प्लांट ले लिया है। ठीक है, जो एक तो बिल्कुल कंप्लीट डार्कनेस में सी दिखा दिया गया है आपको, तो अल्टीमेटली ये सीधा ही ग्रो करेगा, और बट इसमें लीव्स इतने ज्यादा प्रोमिनेंट ग्रो नहीं हुए। ठीक है, क्योंकि लाइट में फोटोसिंथेसिस प्रॉपर नहीं हो रही, लाइट की एब्सेंस में। अच्छा जी। द शूट in pot A responded by growing and bending toward the light source. Bend हो रहा है. The shoot in the pot B grow vertically upward. Do not show any curve or bending. While the C is growing vertically upward, but इसके जो seeds, जो leaves हैं, they are very much small और ये yellow हो रहे हैं. ठीक है जी. What is the effect of the clinostat on the shoot of plant B? इसमें क्या clinostat का effect क्या हो रहा है? The rotating clinostat cancel out the effect of uninated light, जो एक direction से आ रही है उस light के effect को cancel out कर रहा है। और हमारे पास what is the significance of phototropism? Phototropism की presence में वो photosynthesize करता है, light की direction में move करता है और photosynthesize कर सकता है। यहाँ पर चार्ल्स डार्विन के experiments दिखाए गए हैं। प्लांट ए है, दैट इज हमारे पास लाइट सोर्स है। प्लांट बी को आपने यहाँ पे साइड से कवर कर दिया है प्लास्टिक, ब्लैक प्लास्टिक से, जबकि प्लांट सी में आपने टिप को कवर किया है। अच्छा, अब यहाँ पर बेटे आपने याद रखना है फोटोट्रोपिज्म और ग्रेविट्रोपिज्म का रिलेशन होता है प्लांट हार्मोन ऑक्सिन्स के साथ। ठीक है, टिप्स में होते हैं, शूट की और रूट की टिप में होते हैं ऑक्सिन्स। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल इलोंगेशन इन द स्टेम, बट सेल इलोंगेशन, सेल इनहिबिशन इन द रूट्स। ठीक है जी। अब दे आर मूविंग अवे फ्रॉम द लाइट। ऑक्सिन हमेशा लाइट की अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। लाइट इधर से आ रही है, ऑक्सिन इधर चला जाएगा, और दैट इज बेंडिंग। अब चूंकि टिप ही कवर्ड नहीं है, ठीक है, ऑक्सिन इस साइड पे मूव करेगा, सेल इलोंगेशन हो जाएगी। अब यहाँ पे टिप कवर्ड है, दैट्स व्हाई दैट इज गोइंग स्ट्रेट, सो दैट इज बिकॉज ऑफ द, सारा कसूर ऑक्सिन हार्मोन का है। ठीक है, ओके जी। Here are some questions. Give two variables that student should control in this investigation. ये इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है जी। आपने कंट्रोल बता देने हैं। दो कंट्रोल क्या है? स्पीशी ऑफ प्लांट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ वाटर, लाइट इंटेंसिटी, दैट शुड बी द सेम। इनमें से कोई से दो बता देना। शूट ए बेंड टुवर्ड द लाइट एज इट ग्रू, एक्सप्लेन हाउ। आपने बता देना है जनाब, ऑक्सिन हार्मोन from tip will diffuse in a region away from the light. The unequal distribution of oxygen, more in the darker or the area away from the light or in the shaded, will cause the cell elongation. Hence, growth on the shaded side will be responsible for bending towards the light. ठीक है जी। What conclusion can be drawn from the results above? कि वो लाइट की तरफ बेंड हो गया है। द डिटेक्शन ऑफ लाइट स्टिमुलस कैसे है? अब आपने बताना है कि एट द टिप ऑफ द शूट हमारे पास क्या है? ऑक्सिन्स होते हैं। ठीक है, एंड देन देयर इज द शूट, देयर इन द शूट द रिस्पॉन्स ऑफ लाइट टेक्स प्लेस, टिप के ऊपर, क्योंकि वहां पर ऑक्सिन्स है। अच्छा जी, अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक एटीपी से रिलेटेड, डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ ब्रेकिंग डाउन एक्शन ऑफ एंजाइम, डाइजेशन बाय एंजाइम। आपने क्या करना है? प्रिपेयर द लिवर एक्सट्रैक्ट बाय ग्राइंडिंग फ्रेश लिवर फ्रॉम, डेफिनेटली फ्रॉम स्लॉटर्ड एनिमल विद द डिस्टिल्ड वाटर, रूम टेम्परेचर पे से आपने लिवर को चॉप कर लेना है पेस्टल एंड वाटर के अंदर, पानी के साथ। देन यू आर गोइंग टू फिल्टर इट आउट, आपके पास लिवर एक्सट्रैक्ट आ जाएगा, फिल्ट्रेट आ जाएगा। डाइल्यूट द लिवर एक्सट्रैक्ट बाय 50% विद कोल्ड डिस्टिल्ड वाटर के साथ डाइल्यूट कर लेना है। सेट अप 3 टेस्ट ट्यूब A to C, आपने A से C में टेस्ट ट्यूब्स को सेट कर लेना है। ऑब्जर्व फॉर द रिलीज ऑफ गैस एंड द गैस गिवन ऑफ विद अ ग्लोइंग स्प्लिट। ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, लिवर है, कैटालाइज एंजाइम होगा।
ठीक है जी, और ये रिएक्शन हो रहा है, एंजाइम कैटालेज है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ जब रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, लिवर के अंदर कैटालेज एंजाइम है। ठीक है जी, वो इंस्ट्रक्शन में आपने दिया होगा, आपने ऑक्सीजन के लिए आपको पता है ग्लोइंग स्प्लिंट आप यूज करते हैं। ठीक है जी, और कैटालेज स्पीड अप द ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पर आपने एक और इन्वेस्टिगेशन दी गई है मई जून 2017 की, वेरिएंट 61 है। ठीक है जी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड सोल्यूशन है, टिश्यू के पीस हैं जो कैटालेज एंजाइम कर रहे हैं, गैस सिरिंज है, अल्टीमेटली यहाँ पे ऑक्सीजन गैस कलेक्ट हो जाएगी। गैस सिरिंज इज अ वेरी गुड ऑपरेटर्स यूज टू कलेक्ट द गैस। ठीक है, और उसमें आप में अल्टीमेटली ग्रेजुएटेड होता है, तो वॉल्यूम ऑफ द कलेक्टेड गैस को काउंट करना इजी हो जाता है। ठीक है, प्रोसीजर आप पढ़ लीजिए सारा। ठीक है, student carried out the experiment at pH 7 and measured the volume of oxygen produced during a period of 5 minutes. You may be asked, जो भी रिजल्ट्स आएंगे उनको 1 मिनट में कन्वर्जन करना, तो वो देख लीजिएगा, डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे। He then mixed fresh sample of tissue containing catalase and hydrogen peroxide solution at different pH 5, 6, 8 and 9, measured the volume of oxygen produced. ठीक है, अब आपको पता है कैटालेज एंजाइम है, और एंजाइम हमेशा पीएच से भी इफेक्टेड हो जाते हैं, तो आपने बताना है, इस तरह से टेबल दिया गया है। अब पीएच 7 पे उसका बेस्ट रिजल्ट है वॉल्यूम का, और 9 पीएच पे बहुत कम है, 5 पे एसिडिक और अल्कलाइन पीएच पे बहुत कम है, न्यूट्रल पे ज्यादा है, तो दिस एंजाइम इज गोइंग टू वर्क बेस्ट एट द न्यूट्रल पीएच। ग्राफ प्लॉट कर देंगे, आपको पता है आपने पीएच आपकी फिक्स्ड है, इस पीएच की वजह से नंबर ऑफ ऑक्सीजन बबल्स चेंज हो रहे हैं, तो pH is independent variable and this number of bubble are dependent variable. So यहाँ पर आपने x एक्सिस पे प्लॉट करना है pH को, और y एक्सिस पे आपने प्लॉट कर देना है किसको जनाब, नंबर ऑफ ऑक्सीजन बबल को। लेबलिंग बहुत जरूरी होती है। अब 1 2 3 4 5, 5 pH है, तो आपने सॉरी आपने 5 ही यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ पॉइंट्स होने चाहिए, और 5 ही यहाँ पर आपके पास वो y एक्सिस पे नंबर ऑफ बबल्स प्रोड्यूस होने चाहिए। 5 पॉइंट्स आपने यहाँ पे ज्वाइन करवानी है, वो एग्जामिनर और 3/4 एरिया कवर करना है। Here is a question. Using the information in the table 1.1 and your graph, describe the effect on the effect of pH on the activity of catalase. वो आप बता देंगे which two variables other than temperature should be kept constant. ठीक है जनाब, ये आपके पास इन्वेस्टिगेशंस हो गई, आपकी प्रिकॉशन आपको क्या करनी चाहिए, इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों ने अच्छी तरह से डिटेल प्रैक्टिस कर लेने हैं। ठीक है जी, okay, so students, I hope that this video was helpful for you. इसमें मैंने कोशिश की है कि आपके सिलेबस में जितने इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं, आपको एक क्विक रिकैप दे दूं। आपने कोशिश करनी है कि 23 ईयर के 2023 के 41 42 वेरिएंट आपने दोनों करने हैं, मई जून अक्टूबर नवंबर के, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, और मार्किंग स्कीम के थ्रू आपने अपने आंसर्स को जरूर चेक कर लेना है। इफ यू नीड माई असिस्टेंस तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे वहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और या कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस को ड्रॉप कर सकते हैं, सो दैट आई कैन हेल्प यू इन एनी वे एज यू वांट। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हो सकता है किसी को हेल्प आउट हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।